तो इस सीजन के स्टार्टिंग में सोल रिपर्स की टीम अरंकार्स से बैटल करने के लिए रेडी होती है और अरंकार्स का लीडर आइजन भी यहाँ मौजूद था। और आप सभी को तो पता ही है कि ये फाइट काराकुरा टाउन में होने वाली है, लेकिन ये टाउन टोटली फेक है जिसे सोल रिपर्स ने बनाया है ताकि इस लड़ाई से सिटी के लोगों को चोट ना पहुंचे। और ये फेक सिटी अब सोल सोसाइटी में ही है और कैप्टन यामामोतो को लग रहा था कि ये बात आइजन को नहीं पता, लेकिन असलियत में तो आइजन को सब कुछ पता है। वो पहले से ही जानता है कि ये टाउन फेक है और ये सोल सोसाइटी में ही है और चाहे लड़ाई कहीं पर भी हो उसे सोल रिपर्स को तो मारना ही होगा ताकि वो बिंदास होकर इनको बना सके। और आइजन की बात सुनकर सोल रिपर्स भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि आइजन बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा और ये सभी ये बात अच्छी तौर से जानते थे कि वो सभी मिलकर भी आइजन को ऐसे आसानी से तो नहीं हरा सकते क्योंकि उसके पास अरंकार्स की एक तगड़ी फौज है जो कि एक से बढ़कर एक है। तो उन्हें पहले इन अरंकार से निपटना होगा तब जाके उनका रास्ता खुलेगा। और ये सब बात सोचकर यामा सीरियस हो जाते हैं और सीधे अपनी जान पत्तों को निकाल लेते हैं। ये देखकर ये सभी कैप्टन भी शौक में पड़ गए थे कि आखिर आज कैप्टन को क्या हो गया जो सीधे एक्शन ही ले रहे हैं। और फिर यामा बिना वक्त गवाए सीधे अपने शिकाई को रिलीज कर देते हैं जिसका नाम है रियोजिन जका। और इससे वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी फायर एनर्जी निकलने लगती है और भाई ये आग इतनी ज्यादा तेज थी कि इससे देखकर ये सभी एस्परास भी शौक में पड़ गए थे कि आखिर इस बुढ़ाओ के पास इतनी सारी एनर्जी कैसे हो सकती है। और धीरे धीरे ये आग पहले से 2 गुना ज्यादा फैलने लगती है जो देखकर सभी कैप्टन थोड़ा दूर चले जाते हैं क्योंकि अगर ये सभी इस आग के पास भी रहे तो वो मारे जाएंगे। इस लेवल की है हेड कैप्टन यामा की पावर। और फिर यामा सीधे अपने फायर अटैक से एस्परास को चारों तरफ से घेर लेता है और इस पे आइजन पे कोई भी एक्शन नहीं लेता बल्कि वो तो स्माइल लेके खड़े रहता है जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और देखते ही देखते ये सभी आग की लपटों में चले जाते हैं और यामा के इस पावरफुल अटैक से आइजन और बाकी एस्परास तो मरेंगे नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो सभी इस आग के अंदर ही कैद रहेंगे और इन्हीं कुछ सेकंड्स में आइजन और एस्परास को मारना होगा। और ये सुनकर ये सभी कैप्टन भी सीरियस हो जाते हैं और आगे का प्लान सोचते हैं। और यहाँ पर आइजन और बाकी सभी आग के लपटों के अंदर थे और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा थी जो देखकर गिन आइजन से पूछता है कि आखिर अब वो क्या करेंगे। वो सभी तो यहाँ पर कैद हो चुके हैं, लेकिन इस पे आइजन कुछ सोच समझ कर कहता है कि अब वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस इंतजार करेंगे। और इस तरफ हम लॉस्ट नोसिस पर देखते हैं जहाँ पर उल्कियोरा ओरिहिमे के पास जा रहा था। और आप सभी को पता ही होगा कि आइजन ने उल्कियोरा को लॉस्ट नोसिस का इंचार्ज बना के गया है और ओरिहिमे भी उल्कियोरा को अपने सामने देखकर बिल्कुल सुनसा पड़ जाती है क्योंकि अब उसके सामने उसकी मौत है। तभी उल्कियोरा ओरिहिमे से कहता है कि क्या ओरिहिमे को डर लग रहा है और वैसे भी अब आइजन को ओरिहिमे की कोई जरूरत नहीं, तो अब उसे ओरिहिमे की हिफाजत भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब ओरिहिमे यहीं पर ही मरने वाली है और यहाँ पर उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं है, चाहे ओरिहिमे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आज तो उसकी मौत तय है। उल्कियोरा की इन सब बातों पर ओरिहिमे कोई भी जवाब नहीं देती जो देखकर उल्कियोरा ओरिहिमे से फिर से पूछता है क्या हुआ लड़की, मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन इस पे ओरिहिमे कहती है कि उसे उल्कियोरा से थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा और ना ही कभी लगेगा। ये सुनकर उल्कियोरा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है, उसके सामने उसकी मौत है फिर भी वो कह रही है कि उसे डर नहीं लग रहा। तो इस पे ओरिहिमे कहती है कि उसे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सब उसे बचाने आए हैं, क्योंकि उसका दिल उसके दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसके दोस्त उसे बचा के ही रहेंगे। उल्कियोरा को ओरिहिमे की ये सब बात बकवास लगता है तो वो इसे इग्नोर करके ओरिहिमे को मारने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन तभी ओरिहिमे फिर से कहती है कि उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है, इचिगो और बाकी सब उसे बचाने जरूर आएंगे। और सच में इस तरफ इचिगो अपनी पूरी तेजी से लॉस्ट नोसिस की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में आए हर एक मुसीबत को निपटाते हुए और कुछ सेकंड्स में वो लॉस्ट नोसिस के टावर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही इचिगो की मेहमान नवाजी करने के लिए एक्सक्यूआस की एक पूरी आर्मी खड़ी थी और इचिगो भी इन्हें देखकर समझ जाता है कि उसे अंदर जाने के लिए पहले इन सभी को साफ करना होगा। और तभी एक्सक्यूआस का लीडर इचिगो के ऊपर टूट पड़ रहा है और इसका नाम रूडो बॉन है, लेकिन इचिगो से अपने से दूर करवा के कहता है कि रूडो उसे यहाँ से जाने दे, नहीं तो उसके और उसके टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस पे रूडो अपनी पूरी आर्मी को भेज देता है इचिगो को मारने के लिए, जिनसे इचिगो एक एक करके निपटने लगता है। लेकिन एक्सक्यूआस की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो सभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए इचिगो को इससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन तभी यहाँ पर रेंजी आ जाता है जो अपने एक ही अटैक से इन सभी एक्सक्यूआस की धज्जियां उड़ा देता है। और रेंजी को यहाँ देखकर इचिगो तो हैरान हो गया था क्योंकि रेंजी को आखिर उसका लोकेशन कैसे पता चला, लेकिन रेंजी इस पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पर वो अकेला नहीं आया, उसके साथ सादो भी है जो आते ही अपने एल डायरेक्टर के एक ही पंच से पूरे गेट को ही तोड़ देता है, जिससे वहाँ खड़े बाकी एक्सक्यूआस भी निपट जाते हैं। और सादो को भी यहाँ देखकर इचिगो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पलक झपकते ही रूडो इचिगो के पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए, जिसका एहसास भी इचिगो को नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से कोई रूडो को आइस में फ्रीज कर देता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रोकिया का था, जिसने एन मौके पर इचिगो को बचा लिया। रोकिया को यहाँ देखकर इचिगो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी रोकिया इचिगो से कहती है कि इचिगो जल्दी ओरिहिमे को बचाने जाए, यहाँ सब कुछ रोकिया और बाकी सभी संभाल लेंगे। ये सुनकर इचिगो तुरंत ओरिहिमे को बचाने के लिए बढ़ने लगता है और इसी टाइम रूडो भी रोकिया के आइस से फ्री हो गया था, जो अब रोकिया से लड़ने के लिए रेडी होता है और रोकिया भी अब इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है। और यहाँ पर लॉस्ट नोसिस के अंदर उल्कियोरा ओरिहिमे से कहता है तुम जो कह रहे हो वो बस एक पागलपन है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, चाहे तुम्हारे दोस्त यहाँ आ भी जाए इससे तुम्हारी मौत की किस्मत नहीं बदलेगी। जो मरने वाला है उसके साथ अपनी फीलिंग्स बताकर इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करवाता है, ये तुम्हारी समझदारी का एक पहलू है।
है जो तुम्हारी निराशा से थोड़ी खुशी देती है, लेकिन असलियत में एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक भ्रम के। और तुमने मुझसे एक शब्द कहा था, दिल। तुम अपने दोस्त के साथ अपने दिल को जोड़ते हो। तुम इंसान इस शब्द का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो, मानो जैसे कि ये तुम्हारे हाथों में ही है। बकवास। मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी नजरों से बच पाए। जो चीज मेरी आंख नहीं देख सकती तो उसका वजूद ही नहीं है, और यही मेरी फिलोसफी है। अच्छा तो तुम ये बताओ कि ये दिल है क्या? अगर मैं तुम्हारे सीने को चीर कर देखूंगा तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा? अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी अलग कर दूं तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा? क्या हुआ? ओड़ी ही में जवाब क्यों नहीं देती? लिटरली ओड़ी ही में हद से ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उल्कियोरा की बातें इतनी ज्यादा तगड़ी जो थी। लेकिन तभी अचानक से उल्कियोरा को एक तगड़ी स्पेशल एनर्जी महसूस होती है और पलक झपकते ही जमीन को फाड़ते हुए इचिको फाइनली यहाँ पर एंट्री मार देता है। और इचिको को इतनी जल्दी यहाँ देखकर उल्कियोरा भी हैरान हो गया था। और अब इचिको जो बात करने के मूड पर बिल्कुल भी नहीं था, जो उसकी आंखों पर साफ दिखाई दे रहा था। और अब क्योंकि आइजेन, गिन और टोशिन कैप्टन यामा के फायर के अंडर थे तो एस्परास को लीड करने के लिए कोई नहीं था। तो इसीलिए उनके गैंग का एक बुढ़ा मेंबर जिसका नाम बारागोन है, वो आइजेन के वापस आने तक एस्परास के लीड को खुद के ऊपर लेता है। यानी अब वो इन एस्परास का किंग है जो कि इन सभी को ऑर्डर देगा और लड़ाई को जारी रखेगा। और बारागोन को भी ये बात अच्छी तौर से पता थी कि ये टाउन फेक है जिसे उराहरा ने सेम टू सेम सोल सोसाइटी पर बनाया है। और इस फेक टाउन को बनाने के लिए उराहरा ने इस टाउन के चारों तरफ 4 हिडन पिलर्स बनाए हैं जिससे इस फेक टाउन का बैलेंस बना रहता है। और अगर वो इन चारों पिलर्स को तबाह कर दे तो ये फेक टाउन असली टाउन में बदल जाएगी। तो बारागोन ध्यान से उन पिलर्स को ढूंढने लगता है और कैप्टन यामामोतो भी ये बात अच्छी तौर से जानते थे कि एस्परास बहुत ही जल्दी उन चारों पिलर्स को ढूंढ ही लेंगे। तो उन चारों पिलर्स की सुरक्षा करने के लिए 4 बंदों को वहाँ पर रखा है जो कि इकाकू, यूमिचिका और किरा और हिसागी थे जो कि पिलर्स पर अपनी पहरेदारी कर रहे थे। और यहाँ पर बारागोन कुछ ही सेकंड्स में उन चारों पिलर्स को सेंस कर लेता है जिससे वो तुरंत उन पिलर्स को तोड़ने के लिए अपने 4 सबऑर्डिनेट्स को भेज देता है और बैटल यही से शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ये चारों अपनी पहरेदारी कर ही रहे थे और तभी कुछ ही सेकंड्स में कीरा के सामने बारागोन का एक बंदा आ जाता है जिसका नाम है अभिरामा। और ये देखकर कीरा भी थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि अलंकार उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। और ये बंदा अभिरामा एक बर्ड टाइप अलंकार होता है जो आसमान से अटैक करता है। कीरा भी ये बात समझ चुका था कि उसे इस लड़ाई को थोड़ा सीरियस लेना होगा, तो वो बिल्कुल शांत रह के अपनी जान पक्टो वाबिसुके का इस्तेमाल करता है। और इसकी जान पक्टो की एबिलिटी ये है कि अगर वो अपने जान पक्टो से किसी भी चीज को टच करे तो उस चीज का वजन बढ़ जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। और कीरा ऐसे ही अभिरामा से लड़ते हुए हर बार अपने जान पक्टो से उसे टच करके उसके वजन को बढ़ा देता है जिससे अभिरामा को भी लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी तरफ हिसागी का सामना होता है फिंडोर से। और फिंडोर की टेक्निक थोड़ी यूनिक थी क्योंकि ये बंदा लड़ाई करते समय अपने मास्क को तोड़ के अपने पावर्स को बढ़ाता है, जो देखकर हिसागी भी काफी संभल के उससे लड़ने लगता है क्योंकि फिंडोर जितनी बार अपने मास्क को तोड़ा उसकी पावर्स दुगनी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन फिर भी हिसागी फिंडोर को बराबरी की टक्कर देता है। इन दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल फाइट होती है जहाँ पर फिंडोर खुद को एक बेस्ट एस्परा और लेफ्टिनेंट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है। और इसी बीच यूमिचिका का सामना होता है चार्लोटे नाम के एक अलंकार से। और ये बंदा काफी अजीब है यार, क्योंकि ये बंदा खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत अलंकार मानता है जो कि ऑब्वियसली ये नहीं है। और इसे देखकर यूमिचिका को भी काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कोई ऐसा अलंकार भी एग्जिस्ट करता है। और चार्लो जो अपनी खूबसूरती की तारीफ और अपने नखरों से यूमिचिका को परेशान करने की कोशिश करता है। और सच में यूमिचिका भी काफी परेशान हो गया था। और इस तरफ इकाकू का मुकाबला पो नाम के एक अलंकार से होता है। और सच में असलियत में अलंकार इसे ही कहते हैं क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो एक बेस्ट अलंकार के पास होना चाहिए। वो बाकी तीनों से काफी ज्यादा बड़ा था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। इकाकू पहले तो इसे देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन जो भी हो ये टकलू भी थोड़ा सन की है जो सिर्फ मारना जानता है। और फिर इन चारों के बीच ऐसे ही लड़ाई धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन ये माहौल तब बिगड़ता है जब ये अलंकार अपनी असली ताकत, अपनी असली रूप को दिखाते हैं। लेकिन जो भी हो ये चारों भी कम थोड़ी ना थे, ये चारों भी हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। और अब पहली लड़ाई शुरू होती है यूमिचिका और चार्लो के बीच। चार्लो एक बहुत ही मस्क्यूलर और एटीट्यूड वाला अलंकार है जो समझता है कि उससे जरा सुंदर और कोई नहीं है। वो यूमिचिका को अगली बोलकर उसका खून खोल देता है जिससे गुस्से से यूमिचिका उससे लड़ने लगता है। और शुरुआत में वो दोनों ही अपनी तलवारबाजी से लड़ने लगते हैं, लेकिन चार्लो का फिजिकल एनर्जी काफी ज्यादा है जिससे ना चाहकर भी यूमिचिका को थोड़ा पीछे रहना पड़ रहा था, जिससे ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन चार्लो ये बात समझ चुका था कि उसे इस लड़ाई को खत्म करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है, तो वो इसे खत्म करने के लिए सीधे अपने असली पावर को रिलीज कर देता है जिसका नाम है रीना डे रोसेस। और ये करते ही वहाँ पर एक तुरंत बड़ा ब्लास्ट होता है और कोहरे के अंदर से चार्लो एक अजीब पिंक आउटफिट और क्राउन पहन के बाहर निकलता है। और यूमिचिका चार्लो की ये रूप देखकर इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि वो अपनी आंखों को ही बंद कर लेता है क्योंकि उससे चार्लो की ये ब्यूटी हजम नहीं हो रही थी। और यूमिचिका की ये रिएक्शन देखकर चार्लो बहुत गुस्सा हो गया था, जो सीधे अपने बहुत ही लंबे नामों वाले अटैक्स का इस्तेमाल करके यूमिचिका को लगातार पीटने लगता है। लेकिन यूमिचिका इतनी मार खाने के बाद भी चार्लो की इस ब्यूटी का कदर नहीं करता, जो देखकर चार्लो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिससे वो गुस्से से यूमिचिका को यहीं पर खत्म करने के लिए वो अपने सबसे खतरनाक अटैक को रिलीज कर देता है जिसका नाम है रोसा ब्लेंसा। इस अटैक से काले रंग
हल्के बड़े कांटेदार झाड़ियां चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक बड़ा डोमेन जैसा बन गया था। और इस डोमेन के अंदर हद से ज्यादा अंधेरा था, जिसके अंदर सिर्फ यूमिचिका और चार्लो थे। और इस डोमेन की एबिलिटी ये है कि इसके अंदर के स्पेशल प्रेशर डोमेन के बाहर खड़े लोगों को सेंस नहीं होगा और ना ही कोई बाहर से इस डोमेन के अंदर देख पाएगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो चार्लो बहुत ही आसानी से इस डोमेन के अंदर यूमिचिका को मार सकता है, लेकिन इस डोमेन के अंदर आते ही यूमिचिका का दर्द पूरा खत्म हो गया था, जो देखकर चार्लो भी थोड़ा हैरान हो गया था। तो इस पे यूमिचिका उससे कहता है कि चार्लो ने इस अंधेरे जगह को लड़ाई करने के लिए सिलेक्ट करके बुरा किया, क्योंकि वो इस डोमेन के अंदर अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है, क्योंकि उसके स्क्वाड का एक रूल है कि वो सभी अपने बैटल्स को सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से ही खत्म कर सकते हैं, और इसे ही उनकी स्क्वाड में असली मर्दानगी माना जाता है। ये बोलकर यूमिचिका सीधे अपने जान पट्टों को रिलीज कर देता है, जिससे उसके जान पट्टों से कुछ वाइन्स निकल जाते हैं जिसमें छोटे छोटे फूल होते हैं, और ये वाइन्स तुरंत चार्लो को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। और चार्लो ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया था कि आखिर अब वो क्या करे, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यूमिचिका की ये वाइन्स उसकी सारी एनर्जी सोख रही है, लेकिन वो चाहकर भी इन वाइन्स से नहीं निकल पाता, क्योंकि यूमिचिका ने उसे अपनी पूरी ताकत से जकड़ के रखा था। धीरे धीरे चार्लो की पूरी एनर्जी खत्म होने लगती है और उन वाइन्स पे लगे फूल खिलने लगते हैं, और तभी यूमिचिका शांति से चार्लो से कहता है कि ये अटैक उसकी शिकाई है, जिसे वो हमेशा छिपा के रखता है ताकि उसका कैप्टन उससे टीम से ही ना निकाल दे। और अंत में चार्लो पूरी तरीके से ड्राइनेट होकर मर जाता है, जिससे ये बड़ा डोमेन भी टूट गया था। और अब क्योंकि ये लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, तो यूमिचिका अपने जान पट्टों को भी नॉर्मल फॉर्म में ले आता है, ताकि किसी को भी उसके असली पावर के बारे में पता ना चले। वो एक विनर की तरह बाहर आता है, भले ही वो अंदर से पूरा थका हुआ हो। और अब लड़ाई शिफ्ट होती है कीरा और अभिरामा के बीच, और अब अभिरामा अपनी पीक पर था, जो सीधे अपने रिलीज फॉर्म में आ गया था, जिससे वो एक बड़ा ईगल जैसा बन जाता है। वो हवा में ही उड़ते हुए कीरा के ऊपर भारी चट्टान जैसे पंखों से हमला करने लगता है, लेकिन कीरा एकदम शांति से वहीं पर ही खड़ा रहता है, जैसे कि उसे इन अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और अभिरामा उसके ऊपर अटैक करता जाता है, लेकिन तभी शांति से कीरा अपने जान पट्टों वाबिसुके को बाहर निकाल लाता है, जो देखकर अभिरामा को लगा था कि कीरा जरूर डर गया होगा, उसकी अकड़ यहीं पर निकल गई होगी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब कीरा उसके अटैक्स को रोकने लगता है। असलियत में वाबिसुके की एबिलिटी ये है कि हर बार जब वो किसी चीज से टकराए, उस चीज का वजन डबल हो जाता है। लेकिन अभिरामा को ये बात पता नहीं थी, जो लगातार कीरा के ऊपर अपने पंखों से अटैक करने लगता है। लेकिन एट द एंड अभिरामा को एहसास हो गया था, क्योंकि अब उसके पंख किसी लोहे के पहाड़ जितने भारी हो गए थे, और इस वजन को वो संभाल नहीं पाता, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। और अब उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपनी मर्जी से 1 इंच भी नहीं हिल पाता। और तभी कीरा उसके पास जाके साइलेंटली उसे बोलता है, मेरी स्क्वाड का सिंबल मैरीगोल्ड फूल है, जो सिर्फ निराशा को दिखाता है। लड़ाई कोई गर्व की बात नहीं बल्कि मौत है, इस बात को याद रखना। और अब अभिरामा भी समझ गया था कि अब वो कुछ भी करके नहीं बच पाएगा, आज तो उसकी मौत तय है। वो मौत के दर्द से रो रो के गिर गिराने लगता है कि कीरा उसे छोड़ दे, उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन कीरा बिल्कुल सिग्मा स्टाइल से कोई रहम ना दिखाते हुए अभिरामा के सिर को काट देता है। ये सीन भाई कीरा की कूल साइड को दिखाता है यार, ये बंदा कितना ज्यादा औसम है। और अब ये बैटल खत्म हो गई थी, तो अब सीन शिफ्ट होता है हिसागी और फिंडोर के बीच। फिंडोर जो 1 नंबर का नौटंकी अलंकार है, वो बार बार अपने मास्क को तोड़ता है और बार बार यही बात कहता है, महीने 5 में से एक बार अपने मास्क को तोड़ दिया तो अब मेरी पावर एक लेफ्टिनेंट जैसी हो गई, और अब मैं अपने मास्क को और तोड़ूंगा, जिससे मेरी पावर एक कैप्टन तक पहुंच जाएगी। वो ये सब बोलकर ही अपने रिलीज फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक केकड़े जैसा था, और इसके पास वाटर स्टाइल एबिलिटी थी, जो पानी को एक तेज धार वाला धातु बना के ओपोनेंट की तरफ फेंक सकता था। और ऐसे ही वो हिसागी के साथ लड़ने लगता है, और इन अटैक से सिर्फ हिसागी लगातार बचने लगता है। ये देखकर फिंडोर को लगा था कि वो हिसागी को डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए वो हिसागी का मजाक बना रहा था। लेकिन इस पे हिसागी हंसते हुए कहता है कि जो लोग लड़ाई से डरते हैं उन्हें कभी सच्चा वॉरियर नहीं कहा जाता। लेकिन फिंडोर इस बात पे कुछ भी समझ नहीं पाता, और वो अपनी पूरी ताकत से सीधे हिसागी को खत्म करने के लिए आता है। और हिसागी इसी मौके का इंतजार कर रहा था, जिससे वो सीधे अपने जान पट्टों को रिलीज कर देता है, और इसका नाम है रीप काजेसिनी। हिसागी की जान पट्टों तुरंत 2 हंसिया में बदल जाती है, जो एक लंबी काली चेन से जुड़ी होती है। और हिसागी को खुद अपनी जान पट्टों की ये रिलीज फॉर्म पसंद नहीं है, क्योंकि ये मौत निकालने वाली मशीन जैसी दिखती है। लेकिन फाइट में तो इसका कोई तोड़ नहीं। हिसागी उस चेन को हवा में ऐसा घुमाता है जैसा कोई भयंकर तूफान हो। फिंडोर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमला कहाँ से हो रहा है। वो चेन हवा में ही रास्ता बदलती है और फिंडोर को हर तरफ से छेड़ देती है, और ये देखकर तो फिंडोर पूरी तरीके से घबरा गया था, जो घबराहट के मारे अपने पूरे मास्क को ही तोड़ देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हिसागी उसे बताता है कि उसने अपने डर को जीता है, ना कि डर को अपनी कमजोरी बनाया है। लेकिन फिंडोर अब कुछ भी करे वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा, और हिसागी ये बोलकर ही अपने एक ही खतरनाक अटैक से फिंडोर को खत्म कर देता है। अब हिसागी, कीरा और यूमिचिका ये तीनों इस लड़ाई को जीत गए और अपने अपने पिलर की रक्षा कर दी, और बचा है अब एक पिलर जिसकी रक्षा इकाकू कर रहा था। लेकिन इकाकू का ओपोनेंट इन तीनों जैसा कोई नॉर्मल अलंकार नहीं है, लिटरली वो एक कैप्टन लेवल स्ट्रेंथ वाला अलंकार है, जिसकी लड़ाई हम आगे जाने। और अब लड़ाई इकाकू और पो की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर पो ने इकाकू की धज्जियां उड़ा दी थी और बहुत ही आसानी से इकाकू का पिलर भी तोड़ दिया था, जिसका एहसास सभी को हो जाता है। और वो सभी काफी टेंशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था कि इकाकू जैसा एक वॉरियर इतने आसानी से हारा जाएगा। और ये देखकर यूमिचिका इकाकू को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हिसागी आके उसे रोक लेता है, क्योंकि यूमिचिका उस ओपोनेंट से लड़के इकाकू को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इकाकू उन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो खुद उस ओपोनेंट से नहीं जीत पाया। तो वजह साफ है कि यूमिचिका मारा जाएगा। लेकिन यूमिचिका को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो हर इकाकू को बचाना चाहता है,
क्योंकि वो दोनों एक पक्के दोस्त हैं और अगर हिसागी ने दोबारा उसे रोकने की कोशिश की तो ना चाहकर भी उसे हिसागी के साथ लड़ना होगा। हिसागी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो ये भूल ना करे, लेकिन तभी कीरा अपने एंटीडोट से यूमिचिका को बेहोश कर देता है क्योंकि वो भी कोई खतरनाक कदम नहीं उठाना चाहता। और इस तरफ इस पिलर के टूटने के रीजन से फेक काराकुरा टाउन हटने लगती है और असली टाउन वापस आने लगती है और अब 4 में से एक भाग टोटली रियल टाउन में कन्वर्ट हो चुका है। और अब इकाकू लाचार हालत में पो के सामने पड़ा हुआ था और पो ने जब इकाकू को देखा था तो उसे लगा था कि इकाकू के पास कुछ जरूर स्पेशल है, जैसे कि वो अपनी असली ताकत छिपा रहा हो। लेकिन वो गलत था क्योंकि अब तो वो मरने की कगार पर है जो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी इकाकू जैसे तैसे खड़े होकर उससे कहता है कि पो को एक बड़ी गलतफहमी हो गई, वो अभी तक मरा नहीं है और ना ही हारा है। और तभी इकाकू पलक झपकते ही पो के पीछे आ जाता है और अपनी डंडी से पो के सिर पर अटैक करता है। लेकिन पो ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ से इस अटैक को रोक लिया था, जो देखकर इकाकू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब तो वो गया। और तभी पो उसके पैर को पकड़ के उसे जोर से जमीन पर पटक देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन इकाकू ने एन मौके पर अपनी डंडी से इस पंच को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन एक सेकंड में ही उसकी ये डंडी भी टूट जाती है। लेकिन वो इस टाइम में भी अपनी टूटी हुई डंडी से पो के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन इस पर भी पो का कोई असर नहीं होता, जो इकाकू को जमीन पर पटक के अपने पैरों से कुचलने लगता है। और इकाकू से कहता है कि पो को पता है इकाकू अपनी असली ताकत को छिपा रहा है, अगर उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वो उसे मार देगा। लेकिन घमंडी इकाकू इस पे हंसते हुए इससे कहता है कि पो सिर्फ बकवास कर रहा है, उसके पास कोई छुपी हुई ताकत नहीं है और अगर बदकिस्मती से उसके पास ऐसी ताकत होती भी तो वो उसे पो के खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि पो एक कीड़ा है। ये सुनकर पो भड़क जाता है और इकाकू को एक ही शॉट में मारने वाला होता है, लेकिन एन मौके पर वहाँ पे कैप्टन कोमामुरा आके पो को एक जोरदार पंच मार देता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। कोमामुरा ने एन मौके पर इकाकू को बचा लिया, नहीं तो आज उसकी टिकट तो पक्की थी। और यहाँ पर कोमामुरा के साथ उसका लेफ्टिनेंट इवा भी आया था, जो आते ही रियल टाउन के बदलाव को अपने टेक्निक से रोक देता है, जिससे ये फेक टाउन रियल टाउन में नहीं बदल रही थी। और अगर गलती से भी इनमें से एक भी स्टिक टूट गई तो ये फेक टाउन फिर से रियल टाउन में बदलने लगेगी, तो उन्हें बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। और तभी कोमामुरा के सामने पो फिर से आके खड़ा हो जाता है और भाई सच में पो कैप्टन कोमामुरा से भी काफी बड़ा था। और पो आते ही कोमामुरा का मजाक बना देता है कि कोमामुरा एक सोलीपर है या फिर कोई कुत्ता, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा। लेकिन इस पे कोमामुरा बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहता है, जो देखकर पो उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है जिसे कोमामुरा डॉज नहीं कर पाता और वो काफी दूर जाके गिरते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये पंच और पो भी ये बात अच्छी दौर से जानता था कि कोमामुरा कोई नॉर्मल सोलीपर तो नहीं है, तो इसलिए उसे इस लड़ाई में दिक्कत आ सकती है। तो सिचुएशन को देखकर वो अपने छोटी जान पक्तों को निकाल देता है क्योंकि अब वो अपने रिलीज फॉर्म में आएगा। और उसके ऐसा करते ही अचानक से उसका बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, जिससे देखते ही देखते उसका साइज पहले से 10 गुना बड़ा हो जाता है, जो देखकर यहाँ मौजूद सभी शॉक में पड़ गए थे कि आखिर ये कौन सी बला है। और अब सच में पो का साइज एक पहाड़ जितना हो चुका था और पो के इस रूप को देखकर इकाकू उससे लड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी इवा उसे पकड़ के यहाँ से भागने लगता है क्योंकि जिस बंदे ने कैप्टन कोमामुरा को एक ही पंच से आसमान की सैर करा दी, वो दोनों वाला उस ओपोनेंट से कैसे लड़ेंगे। इसलिए इवा इकाकू को पकड़ के यहाँ से जान बचा के भाग रहा है। ये सुनकर इकाकू भड़क गया था क्योंकि ऐसा तो सिर्फ कायर करते हैं और इकाकू कायर की मौत नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी इन दोनों को भागते हुए पो देख लेता है, जो अपने एक पंच से इन दोनों को यहाँ से भागने नहीं देता। इकाकू इन सब के बाद भी पो से लड़ना चाहता था क्योंकि वो खुद को एक वॉरियर मानता है, ना कि कोई भगोड़ा। तो ये देखकर इवा उससे सीरियस होकर पूछता है कि क्या सच में इकाकू के पास कोई छुपी हुई ताकत है जो वो लड़ने के लिए पो के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। ये सुनकर इकाकू भी थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि अब इवा को भी उसके ऊपर शक हो रहा है, तो वो अपने असलियत को छुपाने के लिए इवा के साथ ना चाहकर भी यहाँ से भागने लगता है। लेकिन पो इन दोनों को भागने देने नहीं देता, जो अपने बड़े पंच से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एन मौके पर कैप्टन कोमामुरा आगे आके इस बड़े पंच को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और लिटरली वो पो के पंच को रोक के उसे एक सूमो रेसलर की तरह जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन पो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब कोमामुरा उसकी लड़ाई में एक कांटे की तरह चुभ रहा है, इसीलिए वो कोमामुरा को खत्म करने के लिए सीधे अपने शीरो को रिलीज करने लगता है। और ये देखकर कैप्टन कोमामुरा बिल्कुल सीरियस होके सीधे अपने बांखाई को रिलीज कर देते हैं, जिसका नाम है कोकुजो टेंगेन मोयो, जो कि एक बहुत बड़ा वॉरियर था और इसका पूरा कंट्रोल कोमामुरा के पास है। और जैसे ही वो अपने शीरो को उसके ऊपर लॉन्च करता है, कोकुजो उस शीरो को बहुत ही आसानी से अपने ब्लेड से ही डॉज कर देता है, जो देखकर खुद पो भी हैरान है क्योंकि उसके शीरो को इतनी आसानी से डिफीट करना तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। और अब ये लड़ाई टक्कर की होने वाली है क्योंकि अब दोनों का ही साइज बिल्कुल बराबर है और उनकी स्ट्रेंथ भी। और तभी पो गुस्से से एक पंच कोकुजो के ऊपर मार देता है, लेकिन कोकुजो ने बहुत ही आसानी से उसके पंच को भी रोक दिया था। वो बार बार ऐसे ही उसके ऊपर पंच करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन जब बारी कोकुजो की आई, वो अपने एक ही जबरदस्त पंच से पो की धज्जियां उड़ा देता है और इस पंच को खा के पो समझ गया था कि वो फिजिकल बैटल में कोकुजो के साथ नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपना 999 IQ लगा के कोकुजो के दोनों हाथ को ही पकड़ लेता है, जिससे उसे शीरो अटैक करने का एक ओपनिंग मिल जाता है, जो देखकर इवा और इकाकू भी घबरा गए थे क्योंकि अब तो कोकुजो के बचने का कोई चांस ही नहीं है। और तभी पो अपने तगड़े शीरो को कोकुजो के ऊपर लॉन्च कर देता है और ये शीरो अटैक पहले से 2 गुनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे कोकुजो का बचना तो नामुमकिन था। लेकिन कैप्टन कोमामुरा भी बिल्कुल साइलेंटली कोकुजो को सिर्फ एक ही कमांड देते हैं, जिससे कोकुजो अपने एक हाथ को फ्री करके उसी हाथ से पो के शीरो को उसी के मुंह पर ही ठूस देता है, जिससे उसके मुंह के अंदर ही एक बड़ा ब्लास्ट
हो गया था और अब इस अटैक से वो किसी काम का नहीं रहा। तो कोकुजो उसे फाइनल अटैक से मारने के लिए रेडी होता है। वो को अब उसकी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी हालत इतनी बदतर है कि वो चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाएगा। और अभी कैप्टन कुमामुरा को याद आता है कि उसने तो अभी तक पो के सामने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। तो वो कहता है कि वो स्क्वाड 7 का कैप्टन है, साजिन कुमामुरा। और जैसा पो ने उससे कहा था, वो एक कुत्ता ही है। और फिर कुमामुरा अपने एक ही अटैक से पो का भी काम तमाम कर देता है। और अब क्योंकि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है तो फिर वो अपने बांखाई को भी नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। और इकाकू तो कुमामुरा के इस लेवल के पावर को देखकर शौक में था। कुमामुरा की बांखाई तो सच में काफी लाजवाब है। तो इस पे इवा कहता है कि इकाकू ने बिल्कुल सही सोचा है। कैप्टन कुमामुरा की बांखाई और इकाकू के बांखाई के बीच आसमान और जमीन का फर्क है। ये सुनकर इकाकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर इवा को उसकी बांखाई के बारे में कैसे पता चला। उसने तो इस बात को टॉप सीक्रेट रखा था और सच में ये बात सोचने वाली ही है। तो इस पे इवा उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा इकाकू कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे तुम्हारे बांखाई के बारे में सब पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कैप्टन को नहीं बताऊंगा। ये बात सुनकर इकाकू की जान पर थोड़ी जान आती है, लेकिन तभी इवा फिर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस बात को टॉप सीक्रेट रखते हो, लेकिन इस बात पे थोड़ा सोचो इकाकू। इस बार पिलर को बचाना ही तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने अपने पिलर को टूट जाने दिया। और तुम्हें पता ही होगा ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने अपनी ताकत को छिपा के रखा। अपने ताकत को छिपाते हुए मरना ये तुम्हारा मेथड है, पर इसके लिए अपने ऑर्डर्स को ना मानना ये सिर्फ एक बेवकूफी है। अपने मतलबी अहंकार के लिए अपने स्क्वाड को चोट ना पहुंचाओ, खासकर जब तक तुम 13 कोर स्क्वाड के मेंबर हो। तब तक ऑर्डर से तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, चाहे इसके लिए अपने घमंड को कुचलना ही क्यों ना पड़े। ईवा की ये बात सुनकर इकाकू को भी ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिलर को बचाना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन कुमामुरा आ जाते हैं, जिसे देखकर इन दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि कुमामुरा ने उनकी सब बात सुन ली। लेकिन असलियत में कुमामुरा ने कुछ भी नहीं सुना, जो इन दोनों को रिलैक्स करने को बोल के यहाँ से जाने लगता है। और इस तरह बारागोन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसके 4 सबऑर्डिनेट्स तो गए, तो इसीलिए सिचुएशन को देखकर वो लड़ाई में खुद एंट्री मारने को सोचता है। और अब अपने सबऑर्डिनेट्स को हारता हुआ देख बारागोन इस लड़ाई को खुद लड़ने के लिए आता है। और उसे इतने गुस्से में देखकर उसके 2 सबऑर्डिनेट्स जल्दी उससे माफी मांगते हैं और बारागोन से इस बात की प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों ही मिलकर इस लड़ाई को संभाल लेंगे। लॉर्ड बारागोन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो बस बैठकर इंतजार करे, उनका बाकी काम ये दोनों ही कर देंगे। लेकिन तभी इन दोनों के पास सोइफोन और ओमाइदा आ जाते हैं और इन दोनों को यहाँ देखकर बेगा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका शिकार तो खुद चलकर अपने मौत के पास आ गया। शायद ये बंदा सोइफोन को कोई कच्चा खिलाड़ी समझ रहा है। खैर सोइफोन भी लड़ने के लिए सीरियस हो गई थी, जो सीधे अपने जान पक्तों को निकाल लेती है। और इस तरफ बाकी सोलिपर्स के पास भी ओपोनेंट्स आ चुके थे, जहाँ पर कैप्टन क्योराको और युकिटाके के सामने एस्पारा स्टार्क और उसकी लेफ्टिनेंट लीलिनत खड़ी थी। और इस तरफ कैप्टन टोशिरो और रांगिकू का सामना तो एक एस्पारा लड़कियों की ग्रुप से होती है, जो इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। और अब बारागोन अपने सभी एस्पारास को लड़ाई को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है और इन सभी सोलिपर्स की चीतें उड़ा देने को बोलता है। और यहाँ पर लड़ाई का ऑर्डर पाके छुटकू लिलिनत लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और इतनी छोटी बच्ची को लड़ाई के मैदान पर देखकर क्योराको स्टार्क से कहता है कि स्टार्क के पास जो बच्ची है, क्या वो उसे लड़ाई के मैदान से थोड़ा दूर रख सकता है? अगर वो यहाँ पर रहेगी तो क्योराको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उस बच्ची को इससे चोट भी लग सकती है। क्योराको के मुंह से उसे बच्ची कहता हुआ सुन लिलिनत काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि वो खुद को बच्ची नहीं मानती। लेकिन स्टार्क उसे चुप रहने को बोलता है और क्योराको से कहता है कि क्योराको को इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा। ये सुनकर युकिटाके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर स्टार्क बोल क्या रहा है, लेकिन स्टार्क उसके इस बात को अच्छे से समझा नहीं पाता। वो बस यही बोलता है कि ये सब उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है, उसे बस लड़ने का नाटक नहीं करना और तब तक टिके नहीं रहना जब तक बाकी सब अपनी लड़ाई को खत्म ना कर ले। लेकिन जहाँ तक उसे लगता है क्योराको ऐसा ही चाहता है। स्टार्क की बातों पर क्योराको भी इम्प्रेस होता है, क्योंकि सच में वो यही चाहता था। लेकिन आज बदकिस्मती से उसे इस लड़ाई को लड़ना है। क्योराको की ये बात सुनकर स्टार्क सीरियस होके अपने जान पट्टों को लड़ने के लिए निकाल लेता है। और इस तरफ तोशिरो और रांगिकू इन लेडीज एस्पारास के बीच थे और ये तीनों लड़कियां ही तोशिरो और रांगिकू को हल्के में ले रहे थे, जो देखकर इन तीनों की लीडर हरीबेल इन तीनों को ही अलर्ट करके कहती है कि वो इन दोनों को हल्के में लेने की भूल ना करे। ये दोनों ही एक कैप्टन लेवल के सोल्जर पर हैं, थोड़ी सी भी गलती इन तीनों को मौत के मुंह पर ले जा सकती है। अब ये तीनों समझ गए थे कि ये तीनों कितनी बड़ी लापरवाही करने जा रहे थे। और यहाँ पर रांगिकू इन चारों को ही गौर से नोटिस करती है, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि इन तीनों की लीडर वो दूर खड़ी एस्पारा है, जो इन तीनों को ऑर्डर देती है। तो रांगिकू को सोच समझकर टोशिरो से कहती है कि वो अकेले इन तीनों एस्पारा को संभाल लेगी। टोशिरो जाके इन तीनों की लीडर को संभाले, जो कि दूर खड़ी है। ये सुनकर टोशिरो एक ही सेकंड में हैरीबेल के सामने खड़ा हो जाता है और टोशिरो को अपने सामने देखकर हैरीबेल बिना वक्त गवाए अपने जान पट्टों को निकाल लेती है, क्योंकि वो इस लड़ाई में अपनी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करना चाहती। और इस तरफ कैप्टन यामामोतो भी ऑफिशियली अपनी टीम को लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद ये सभी तुरंत अपने अपने ओपोनेंट से भिड़ गए थे, जहाँ पर पहली लड़ाई टोशिरो और रांगिकू की तरफ शिफ्ट होता है और रांगिकू एक एक करके इन तीनों से लड़ने लगती है और टोशिरो भी बैक टू बैक हैरीबेल से लड़ रहा था। और अभी इनमें से एक एस्पारा जिसका नाम अपाचे है, वो टोशिरो को हैरीबेल से लड़ता हुआ देख काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि टोशिरो जैसा एक बच्चा आखिर उनकी लीडर हैरीबेल से कैसे लड़ सकता है। अगर उसने गलती से भी हैरीबेल को चोट पहुंचा दी तो ये बात तो उनके लिए काफी शर्मनाक होगी। तो फिर वो टोशिरो को मारने के लिए जाने को सोचती है, लेकिन तभी दूसरी
एस्पारा मीला अपाचे को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि शायद अपाचे ने ध्यान नहीं दिया, मास्टर हेलीबेल ने अपनी जान पकड़ो निकाल ली है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो बच्चा तोशिरो ने छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर अपाचे लड़ाई में मदद करना ही चाहती है तो वो इन दोनों के साथ मिलकर रांगेकू के साथ लड़ने के लिए मदद करे। ये सुनकर अपाचे भी समझ गई थी कि अब उसे पहले रांगेकू को निपटाना होगा, जिसके बाद ही वो हेलीबेल की मदद कर पाएगी। अपाचे के मुंह से बात सुनकर रांगेकू एक स्माइल देते हुए अपाचे को ही चिढ़ाने लगती है कि अपाचे तो लड़की के नाम पे एक कलंक है, वो तो सिर्फ लड़कों की तरह दिखाई देती है। रांगेकू के मुंह से ये बात सुनकर अपाचे की सठिया गई थी, लेकिन मिला उसे रोक के समझाती है कि अपाचे उसकी बहकावे में ना आए। रांगेकू बस उसे भड़का रही है, लेकिन रांगेकू ने तो इस बार मीला को ही रोस्ट कर दिया था। वो कहती है कि मीला एक ब्लैक गोरिल्ला जैसा दिखाई देती है, वो तो लड़की छोड़ो एक एस्पारा के नाम पर ही कलंक है। रांगेकू के मुंह से ये बात सुनकर मीला की भी सठिया गई थी और अब ये दोनों ही रांगेकू के पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी इनमें से तीसरी एस्पारा सन इन दोनों को ही शांति से ट्रोल करने लगती है कि रांगेकू जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, वो दोनों ही सच में भद्दी दिखाई देती है। ब्यूटी के नाम पर उन दोनों के बॉडी में कुछ भी नहीं है, वो दोनों ही सिर्फ एक बेवकूफ है जिसका प्रूफ वो खुद ही दे रहे हैं। दुश्मन उन दोनों से जैसा करवाना चाह रहा है वो दोनों बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। सन के मुंह से ये सब बात सुनकर मीला और अपाचे की और ज्यादा सठिया गई थी, जिससे वो तीनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। और इस तरफ इन तीनों की ऐसी नाटक देखकर रांगेकू एक हल्की सी स्माइल देती है, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। वो उन तीनों को आपस में ही उलझाना चाहती थी ताकि वो तीनों ही एक साथ आ जाए, जिससे उसे अटैक करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और ये तीनों ही रांगेकू के प्लान को समझ गए थे, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। रांगेकू कहती है कि उन्होंने काफी ज्यादा देर कर दी, अगर उन तीनों ने एक साथ रांगेकू को घेरते हुए उसके ऊपर अटैक किया होता तो वो सभी मिलकर रांगेकू को मार पाते। लेकिन अफसोस अब उन्होंने 3vs1 का मौका गवा दिया। और ये बोलकर रांगेकू तुरंत अपने जानपट्टों को रिलीज कर देती है, जिससे उसकी ब्लेड रेत में बदल गई थी और ये रेत तुरंत इन तीनों के चारों तरफ फैल गए थे, जिससे इन तीनों को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सन इसके बाद भी मीला और अपाचे के ऊपर हंस रही थी और उन दोनों को काफी परेशान कर रही थी, क्योंकि सन बहुत घमंडी है जो खुद को इन दोनों से ऊपर मानती है। और इससे परेशान होकर अपाचे सन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वो रेत अपाचे के बॉडी पर कट लगा देती है, जो देखकर ये तीनों समझ गए थे कि वो तीनों अब डेंजर जोन में है। और अभी बाहर से इन तीनों को रांगेकू कहती है कि ये एबिलिटी उसकी जान पकड़ों की है। उसकी ब्लेड रेत में बदल जाती है और सिर्फ एक बार हैंडल को घुमाने से उसके सभी रेत ब्लेड जैसी धारदार बन जाती है। और अब उसके सभी रेत जिसके अंदर वो तीनों है वो सभी टोटली एक ब्लेड जैसे बन गए हैं, जो कि अब रांगेकू के कंट्रोल पर है। और अब ये तीनों चाहकर भी उस रेत से नहीं निकल पाएंगे। ये बोलकर ही रांगेकू अपने एक कमांड से उस रेत को एक भवंडर में बदल देती है, जिसके अंदर वो तीनों मारे जाएंगे। लेकिन इस बात से बेखबर रांगेकू कि ये तीनों लेडी सब सीरियस हो गई है, जो एक एक करके अपने सिरों को रेडी करते हैं और सीधे रांगेकू के ऊपर थ्रो कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था, जिससे रांगेकू ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी। और अब ये तीनों लेडीज एकजुट हो गई है, जो कि मिलकर रांगेकू की धज्जियां उड़ाएंगे। और इस तरफ ओमाइरा निरागी से लड़ रहा था, लेकिन निरागी ओमाइरा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो बहुत ही आसानी से ओमाइरा को कुत्ते की तरह पीट रहा था। जो बार वेगा सुइफोन से कहता है कि क्या सुइफोन अपने पार्टनर को नहीं बचाएगी जो निरागी से कुत्ते की तरह मार खा रहा है, लेकिन इस पे सुइफोन हंसते हुए कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओमाइरा तो सिर्फ एक बेवकूफ है जो कि अपनी खूबसूरती और अपने पैसों के लिए मरता है। सुइफोन की बातों पर वेगा थोड़ा इम्प्रेस था, क्योंकि वो भी लगभग ऐसा ही है, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और भाई वेगा भी काफी ज्यादा तेज था, जो कि सुइफोन के स्पीड को टक्कर दे रहा था। और उसकी तेजी को देखकर सुइफोन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि योरोइची के बाद सिर्फ वेगा ही है जो उसके स्पीड को टक्कर दे रहा है और वेगा भी उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन तभी सुइफोन सीधे अपने बाकुरो नंबर 30 को रिलीज कर देती है, जिससे 3 एरो निकल के वेगा को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे वेगा जोर लगा के भी नहीं निकल पा रहा। तो तभी सुइफोन उससे कहती है कि अभी ये लड़ाई खत्म होने वाली है और अब उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो वेगा के रिलीज फ्रॉम को देखे। और फिर ये बोलकर सुइफोन सीधे अपने जान पट्टों की शिकाई को रिलीज कर देती है, जो देखकर वेगा काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि अब तो उसकी मौत तय है। और अब सुइफोन जैसे ही वेगा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वेगा उसे डिफेंड करने के लिए अपने शीरो को रिलीज कर देता है, जिससे उसके पीछे का वॉल पूरा उखड़ गया था। और ये देखकर सुइफोन भी शॉक में थी, लेकिन तभी अचानक से वेगा उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक देता है, लेकिन सुइफोन ने सैन मौके पर डॉज कर लिया था। तभी वेगा सुइफोन से कहता है कि सुइफोन तो काफी सॉफ्ट निकली, अगर उसके शिकाई से उसने वेगा को 2 बार स्टैप कर दिया होता तो वो कब का मारा जाता, या फिर वो फ्लैश स्टैप टेक्निक का इस्तेमाल करके भी उसे मार सकती थी। लेकिन सुइफोन ने ऐसा नहीं किया, जो कि एक बड़ी बेवकूफी है। और फिर ये बोलकर वेगा सुइफोन से लड़ने लगता है और भाई लिटरली वेगा सुइफोन को बराबर की टक्कर दे रहा था। सुइफोन को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिल रहा। वेगा इतना ज्यादा तेज होता है कि सुइफोन उसके मूव्स को पढ़ ही नहीं पाती। और इस तरफ ओमाइरा निर्गे से लड़ रहा था, लेकिन वो उसका वाल भी बाका नहीं कर पाता, क्योंकि लिटरली निर्गे एक पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो निर्गे को एक खरोच तक नहीं दे पाता, जिससे ओमाइरा काफी ज्यादा थक जाता है। और ये देखकर निर्गे उससे कहता है कि क्या ओमाइरा इतने से ही थक गया, क्या उसकी एनर्जी इतनी तक ही है, अगर वो ओमाइरा को खत्म करना चाहे तो ये काम सिर्फ उसके लिए एक थप्पड़ का ही होगा। लेकिन इससे पहले वो चाहता है कि निर्गे उसके खिलाफ अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करे। और ये सुनकर घमंडी ओमाइरा कहता है कि निर्गे की ये सब बकवास का कोई फायदा नहीं, बेशक वो स्ट्रॉन्ग है और वो इस लड़ाई को अपनी शिकाई का इस्तेमाल करे बिना खत्म करेगा। जिसके बाद वो फिर से निर्गे के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार भी इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो उसका एक बार भी बाका
भरोसा नहीं कर पाता और ओमायरा की ये सब नाटक देखकर निर्गे भी काफी पक चुका है, जो अपने एक ही थप्पड़ से ओमायरा की सारी हेकड़ी निकाल देता है भाई, जो दूर जाके गिरता है। लेकिन निर्गे के इस पावरफुल थप्पड़ के बाद भी ओमायरा अब भी जिंदा था, जो देखकर निर्गे उससे कहता है कि ओमायरा को इस लड़ाई में हार मान लेना चाहिए और उसके एक और थप्पड़ खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो ये लड़ाई हसीना रांगीरू के साथ लड़ना चाहता है, ना कि ओमायरा जैसे बेहुदा मोटे के साथ। ओमायरा मोटा शब्द सुन के भड़क जाता है और निर्गे से कहता है कि क्या निर्गे पागल है या फिर अंधा, किस पोजीशन से ओमायरा मोटा लग रहा है। शायद निर्गे को हैंडसम वर्ड का मीनिंग भी पता नहीं है। जो हैंडसम होते हैं उनके पास पैसा होता है, बेशुमार पैसा। ओमायरा की ये सब बकवास सुनकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो हैंडसम है और उसके पास बेशुमार पैसा है। तो इस पे ओमायरा कहता है कि यहाँ पर निर्गे और उसके सिवाय कोई नहीं है और ऑब्वियसली निर्गे तो हैंडसम है ही नहीं, तो बच्चा सिर्फ एक बंदा जो कि महान ओमायरा है। वो हैंडसम तो है ही, ऊपर से उसके पास बेशुमार पैसा है। ओमायरा की बकवास निर्गे के पल्ले नहीं पड़ती, जिससे अब बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा था। और इस तरफ ये दोनों अभी तक लड़ ही रहे थे, दोनों के बीच बराबर की टक्कर हो रही थी। लेकिन बीच में सोईफोन को एक ओपनिंग मिल जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो वेगा के ऊपर अटैक कर पाती। वेगा पलक झपकते ही खुद को डिफेंड कर लेता है और सोईफोन के ऊपर पलटवार करने लगता है और खुद को डिफेंड करते करते सोईफोन कमजोर पड़ गई थी, जिससे वेगा उसे जोर का किक मार देता है और सोईफोन दूर जाके गिरती है। तभी वेगा सोईफोन से कहता है, तुम्हारे यूनिफॉर्म को देखकर लगता है कि तुम एक कैप्टन हो। ओ हाँ, तुम तो स्क्वाड 2 की कैप्टन थे, शायद उसे स्टेल्थ फोर्स कहा जाता है ना। मैंने सुना है स्टेल्थ फोर्स में फाइटर्स होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत नरमी से लड़ती हो। क्या ऐसे ही लड़ने के तरीके को सोल सोसाइटी फाइटर्स कहती है? ओ हाँ, मुझे अब भी याद आया, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास तो समय नहीं था ना मेरे रिलीज फॉर्म को देखने को, तो खुश हो जाओ लड़की, तुम बहुत लकी हो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरा रिलीज फॉर्म। और फिर ये बोलकर वेगा अपने जान पक्ष को रिलीज करने लगता है, जो देखकर सोईफोन भी काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और इस तरफ ओमायरा अभी तक अपनी लंबी लंबी फेंक ही रहा था, जिससे परेशान होकर निर्गे उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन ओमायरा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर निर्गे उससे कहता है कि अगर अब ओमायरा ने एक शब्द भी बोला तो वो उसके खेल को यहीं पर खत्म कर देगा, जरा सा भी रहमी नहीं दिखाएगा। लेकिन इस बार ओमायरा निर्गे के कपड़ों पर कमी निकालने लगता है कि उसके कपड़े कूल नहीं दिखाई देते, जिससे उसकी बॉडी एक बुढ़े की तरह दिखाई देती है। उसे स्टाइलिश और कूल कपड़े पहनना चाहिए, सेम टू सेम ओमायरा की तरह। लेकिन तभी निर्गे अपने रिलीज फॉर्म में आ गया था, जो कि पहले से काफी बड़ा और एक हाथी की तरह दिखाई दे रहा था, और उसे इस रूप में देखकर ओमायरा की फट गई थी। और भाई ऐसा ही होना चाहिए, ये बंदा काफी जरा बकबक करता है यार। निर्गे आते ही ओमायरा के ऊपर अपने नाक से जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे मुश्किल से ही ओमायरा अपना जान बचा के भाग पाया। लेकिन निर्गे उसे भागने तक का मौका नहीं देता, वो उसे लगातार पीटने लगता है। ओमायरा बार बार उससे जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निर्गे उसे मोटा मोटा चिढ़ाते हुए भगा भगा के पीट रहा था। निर्गे का शरीर इतना बड़ा होने के बाद भी वो काफी ज्यादा तेज था, तो वो ओमायरा से कहता है कि अब ओमायरा की खूबसूरती का क्या हुआ, अब उसके पैसे का क्या हुआ, क्या वो अपने पैसों से तेजी नहीं खरीद सकता। लेकिन इस पे ओमायरा कुछ ना बोलते हुए बिल्डिंग के ऊपर दौड़ने लगता है और एक खड़ी बिल्डिंग के ऊपर दौड़ते हुए उससे कहता है कि निर्गे सिर्फ एक बेवकूफ है, इतनी पतली गलियों में स्पीड नहीं बल्कि दिमाग लगाना पड़ता है। उस बड़े हाथी जैसे शरीर के साथ नीचे जाना तो आसान है, लेकिन ऊपर आना काफी मुश्किल, तो निर्गे इतनी ऊंचाई पर उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। वरना ये बात बोलकर क्लियर कर ही नहीं पाता कि तभी पलक झपकते ही निर्गे उसके पीछे आ जाता है, जो देखकर ओमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तो वो गया। और इस तरफ वेगा अपने रिलीज फॉर्म में आ चुका था, जिससे उसका रूप काफी हद तक चेंज हो चुका था और अब सोईफोन भी पहले से काफी सीरियस हो गई थी। लेकिन तभी वेगा उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, जिससे सोईफोन बचने की कोशिश करती है। लेकिन अब वेगा की अटैक्स काफी हद तक बढ़ गई थी, उसकी तेजी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई, जिससे सोईफोन लगातार बचने की कोशिश करती है। सोईफोन जब भी पलटवार करने की कोशिश करती, वेगा उसके अटैक को पहले ही समझ लेता और वहाँ से हट जाता। लेकिन सोईफोन भी लड़ते हुए वेगा के अटैक्स को एनालाइज कर रही थी और एक अटैक करने का अच्छा मौका ढूंढ रही थी। और इस तरफ ओमायरा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि निर्गे इतने बड़े शरीर के बाद भी इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है, ये तो नामुमकिन है। तो इस पे निर्गे उससे कहता है, क्या हुआ बेटे, सारी हेकड़ी निकल गई। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जाता। भागने से कुछ नहीं बदलेगा मोटे, शायद तुम अपने पैसों से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर लेते, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद होता, लेकिन आज तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे भी गए। और ये बोलकर वो ओमायरा के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है, जिससे ओमायरा बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है। और जैसे ही वो अटैक उसके ऊपर लगने वाला था, भाई वो पलक झपकते ही एक ही सेकंड में निर्गे के पीछे आ जाता है यार। और अब ओमायरा अपनी असली जलवायु को दिखाएगा। वो इतनी देर से अपनी असली ताकत को दिखा ही नहीं रहा था और उसकी तेजी को देखकर खुद निर्गे भी शौक में पड़ गया था भाई कि स्नो सीखे को आखिर अचानक से क्या हो गया, वो इतना तेज कैसे हो गया। तो इस पे ओमायरा हंसते हुए उससे कहता है, मैं सिर्फ भाग नहीं रहा था समझे हाथी, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्क्वाड 2 का लेफ्टिनेंट। और हाँ, तुमने तो ये बात खुद कही थी, किसी किताब को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए। मैं स्टेल्थ फोर्स के सेकेंड यूनिट का लीडर महान ओमायरा हूँ। लेकिन तभी निर्गे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अब ओमायरा पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका था, जो आसानी से उसके अटैक से बच रहा है। और तभी ओमायरा अपने चांद पट्टों को रिलीज कर देता है, जिसका नाम है गिगेत्सुगुरी, जिससे उसकी जान पट्टो एक चेन वाली हथियार में बदल जाती है और निर्गे को एक जोर से अटैक मारती है। अभी लग रहा है ना ओमायरा एक लड़ाकू जैसा, इसे ही कहते हैं स्टेल्थ फोर्स की असली पावर। और इस तरफ ये दोनों भी लड़ ही रहे थे, लेकिन अब वेगा सोईफोन के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि सोईफोन अपने लिमिट पर जा रही थी। और तभी वेगा
उसे एक जोर का किक मार देता है जिससे वो दूर जाके गिरती है। तभी वेगा सुईफोन से कहता है, लगता है हमले का असर होना शुरू हो चुका है। मैं अब समझ गया कि तुम शुरू से हमला क्यों नहीं कर रही थी। तुम ये देखना चाहती थी कि मैं कैसे अटैक्स करता हूँ ताकि तुम इन्हें एनालाइज करके मुझे डिफेंड कर पाओ। और मुझे भी ये बात पता थी कि तुम यही कर रही हो क्योंकि तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम मेरे सभी अटैक्स के बारे में जान गई हो। लेकिन अफसोस मेरे पास ऐसे कई अटैक्स भी है जिनका इस्तेमाल मैंने अभी तक किया ही नहीं। सुईफोन भी वेगा की इस बात पर एग्री करती है क्योंकि वो अभी तक यही कर रही थी। और इस तरफ ओमाइरा अपने जानपक्तों को नॉर्मल फॉर्म में ले आता है क्योंकि उसने नीरगे को हरा दिया। और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को एक ही पटके में टपका दिया। और फिर वो नीरगे के पास जाके उसके ऊपर हंसने लगता है और उसकी काफी बेइज्जती भी करता है, खासकर उसकी नाक की। लेकिन इस बात से बेखबर ओमाइरा कि नीरगे अभी तक मरा ही नहीं था जो अपने नाक से उसे जकड़ लेता है। और ये देखकर ओमाइरा की फटके एक हो जाती है यार। वो डर के मारे नीरगे से माफी मांगने लगता है और उल्टा उसकी नाक की तारीफ करने लगता है कि उसकी नाक तो कितनी खूबसूरत है, उसे ऐसे लंबी नाक बहुत पसंद है। ऐसा क्या मोटे, तो तुम्हें मेरी लंबी नाक बहुत पसंद है, क्यों ना मैं तुम्हारे नाक को ही लंबी कर दूं जिससे तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा नाक मिल जाएगा। और इससे ओमाइरा को काफी ज्यादा डर हो रहा था क्योंकि नीरगे जोर जबरदस्ती उसकी नाक को लंबा कर रहा था। ओमाइरा बार बार उससे कह रहा है कि वो उसे छोड़े लेकिन नीरगे ऐसा करने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज आके नीरगे के सिर से जोर से टकराती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया था और ओमाइरा उसके हाथ से निकल जाता है। और ये शॉट वेगा ने सुईफोन के ऊपर मारा था जो गलती से जाके नीरगे को लग गया, लेकिन इससे सुईफोन भी नहीं बच पाई जो सीधे आके ओमाइरा के पास गिरती है। और अब लड़ाई शिफ्ट होती है लेडीज की झुंड की तरफ जहाँ पर इन तीनों लेडीज ने मिलकर रांगिकू की हालत खराब कर दी थी। रांगिकू लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक गई लेकिन ये तीनों मोहतरमा उसे सांस लेने तक का मौका नहीं देते जो एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और रांगिकू अपनी जी जान लगा के इनसे बचने लगती है। और इस तरफ तोशिरो हेलीवेल से लड़ रहा था जिसपे दोनों ही अपना ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे थे। और अब तोशिरो को भी ये बात पता चल गई थी कि सुईफोन और ओमाइरा ने मिलकर अपने ओपोनेंट को हरा दिया, लेकिन रांगिकू को लड़ने में काफी दिक्कत आ रही है। तोशिरो को ऐसे खामोश देकर हेलीवेल उससे कहती है कि क्या तोशिरो अपने दोस्तों की चिंता कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो ये सब छोड़े। और भाई वो अचानक से तोशिरो के पास आके कहती है कि उसे लड़ाई में ध्यान देना चाहिए नहीं तो वो मारा जाएगा। उसे इतना फास्ट देखकर तोशिरो भी शॉक में था लेकिन समय रहते उसने इस अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन हेलीवेल भी कम नहीं थी, वो सुपर फास्ट थी। और इस तरफ क्योराको और स्टार्क लड़ रहे थे और भाई ये दोनों ही महा आलसी हैं जो इस लड़ाई में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। और क्योराको स्टार्क से इस बात से इम्प्रेस था कि स्टार्क तो ब्लिट्ज का अच्छा खासा इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन स्टार्क इस पर जवाब देने को जरूरी नहीं समझता क्योंकि उसे ये सब सरदर्द लग रहा है। और इस तरफ रांगिकू जैसे तैसे इन सबसे भिड़ रही थी और क्योंकि अब वो काफी कमजोर हो गई है तो इन तीनों को रांगिकू के साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये बैटल तो हद से ज्यादा इजी हो गया। तो इस पे आपाचे रांगिकू को एक मौका देती है कि वो उसके साथ लड़ने में उस छोटे बच्चे यानी तोशिरो को बुला ले जिससे ये बैटल 2v3 हो जाएगा और लड़ने में भी काफी मजा आएगा। लेकिन तभी रांगिकू अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक से आपाचे के ऊपर अटैक कर देती है जो देखकर आपाचे भी थोड़ा हैरान थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि आपाचे उसे आसानी से डॉज करके रांगिकू को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है जिसपे काउंटर अटैक के लिए रांगिकू भी रेडी थी। लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक फायर बॉल आकर आपाचे के ऊपर टकरा जाती है जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर रांगिकू भी हैरान थी कि आखिर ये काम किसने किया। असलियत में ये अटैक मोमो ने किया था जो रांगिकू की मदद करने के लिए यहाँ पर लड़ने आई है। और इस तरफ आग के अंदर आइजन को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसका फॉर्मर लेफ्टिनेंट मोमो यहाँ लड़ने के लिए आई है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा नहीं सोचता। और इस तरफ लड़ते हुए तोशिरो को भी इस बात का एहसास हो गया कि मोमो भी यहाँ पर लड़ने के लिए आ गई है, जिस बात पर वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि मोमो तो बीमार थी और ऊपर से उसे इस बैटल में हिस्सा लेने का ऑर्डर भी नहीं मिला। तो फिर वो यहाँ पर क्यों आई। और यहाँ रांगिकू मोमो को देखकर थोड़ा हैरान थी क्योंकि मोमो तो बीमार थी तो उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पे मोमो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और तभी रांगिकू की नजर मोमो के स्क्वाड 5 के बैच पर जाती है जिसे उसने अभी पहना हुआ था। और ये देखकर रांगिकू को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर मोमो आइजन के हिप्नोसिस में तो नहीं जिसे आइजन कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन तभी मोमो रांगिकू को चिंता करने के लिए मना करती है क्योंकि वो भी ये बात जानती थी। ऑब्वियसली रांगिकू को उसके ऊपर डाउट होगा ही क्योंकि वो पहले भी आइजन के हिप्नोसिस में थी। लेकिन मोमो ये बात क्लियर भी करती है कि हाँ वो स्क्वाड 5 की लेफ्टिनेंट है और उसने उसी स्क्वाड की बैच पहना है, लेकिन वो यहाँ सिर्फ सोल सोसाइटी की रक्षा के लिए आई है और अपने मेंबर्स की मदद करने के लिए। और अब वो आइजन के हिप्नोसिस में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आइजन अब सोल सोसाइटी का दुश्मन है तो वो सोल सोसाइटी की रक्षा के लिए उस दुश्मन से भी भिड़ जाएगी जो कि पहले उसका कैप्टन हुआ करता था। मोमो की ये बात सुनकर रांगिकू भी समझ गई थी कि मोमो जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, वो अब बिल्कुल अपने होश में है। लेकिन तभी यहाँ पर अपाचे आ जाती है जिससे मोमो के उस धमाके से काफी चोट लगी थी, जिससे अपाचे समझ गई थी कि मोमो थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग है तो उसे हल्के में लेना उन तीनों के लिए एक बेवकूफी होगी। और ऊपर से ये बैटल अब 2v3 का हो गया तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अब उन तीनों को एक साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करना होगा। तो ये तीनों जैसे ही इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तभी अचानक से ये तीनों एक स्पिरिचुअल जाल में फंस जाते हैं जो देखकर ये तीनों खुद हैरान थे कि आखिर ये कब हो गया और उन्होंने इस जाल को देखा क्यों नहीं। असलियत में ये जाल मोमो ने बिछाई थी जब आपाचे रांगिकू के ऊपर अटैक करने आई थी। उस ब्लास्ट की हेल्प से मोमो ने इस जाल को चारों तरफ फैला दिया और ऑब्वियसली सबका ध्यान उस ब्लास्ट पर था, इसलिए किसी ने इस जाल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और साथ ही उसने अपने कीड़ों का भी इस्तेमाल किया ताकि वो इस जाल को छिपा पाए। वो बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब ये तीनों एक साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने आए और वो एक झटके में इन दोनों को फंसा ले, जो कि अब ऑब्वियसली हो चुका है। और ये कीड़ो जाल उसके बेस के साथ ही जुड़ा हुआ था जो कि एक की का काम कर रही है। ये तीनों भी
अब कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये चाकर भी इस जाल से नहीं निकल पा रहे, ना ही हिलडुल पा रहे हैं। और तभी मोमो जैसे ही अपने जानपट्टों से अपने बैच को टच करती है, इस नेट पर तुरंत आग लग जाता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका एहसास क्योराको तक को हो जाता है, जो कि इनकी लड़ाई से काफी दूर था। तो इस पे क्योराको स्टार्क से कहता है कि बाकी सब तो लड़ाई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, तो क्या वो दोनों भी इस लड़ाई को सीरियसली लड़े। लेकिन स्टार्क इस पे दिलचस्पी नहीं दिखाता क्योंकि ये बंदा क्योराको से भी महा आलसी है। तो इस पे क्योराको पूछता है कि आखिर स्टार्क ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे इस लड़ाई में कोई दिक्कत है। तो इस पे स्टार्क कहता है कि क्योराको चाहता है कि वो दोनों सीरियसली लड़े, लेकिन क्योराको खुद इस लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहा। वो कब से ही अपने एक स्वॉर्ड से ही लड़ रहा है, जबकि उसके पास दूसरा स्वॉर्ड भी है। लेकिन इस पे क्योराको कहता है कि वो लड़ाई में दो स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, खासकर एक साथ दो स्वॉर्ड्स को। लेकिन स्टार्क जानता है कि क्योराको झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने लड़ते समय इस बात को पूरा गौर किया था। क्योराको अपने जानपट्टों को लड़ाई के बीच में ही एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल देता है, और ऐसा काम लड़ाई के दौरान वही बंदा कर सकता है जो अपने दोनों हाथ से दो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हो, और ऊपर से वो स्वॉर्ड्स को काफी ही जल्दी बदल देता है। जिससे ये बात तो क्लियर है कि वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और एक शॉर्ट स्वॉर्ड का। ये बात सुनकर क्योराको भी थोड़ा सीरियस हो गया था, क्योंकि स्टार्क बिल्कुल सही पकड़ रहा है, जिस पे वो इस बात पर स्टार्क की तारीफ भी करता है। तो फिर स्टार्क उससे कहता है कि अब क्योराको को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, उसका राज अब खुल चुका है कि वो दो स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है और दोनों की स्पैचिंग भी अलग है। लेकिन तभी क्योराको उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे स्टार्क बच गया था। लेकिन क्योराको अपने हैंड को चेंज करके उसके ऊपर तेजी से अटैक करने लगता है, जो देखकर स्टार्क भी हैरान हो गया था, क्योंकि अब क्योराको ने अपने स्पैचिंग को काफी ज्यादा बेहतर कर लिया, जो कि नॉर्मली ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। और इस तरफ लिलीनाथ और युकिताके जो दूर से इन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे, तभी लिलीनाथ युकिताके से पूछती है कि क्या वो इस लड़ाई में भाग नहीं लेगा। तो इस पे युकिताके कहता है कि वो इस लड़ाई में भाग नहीं लेगा क्योंकि क्योराको इस बैटल को अकेले कंटिन्यू करना चाहता है, और ऊपर से 2v1 तो गलत है। तो इस पे लिलीनाथ कहती है कि 2v1 गलत नहीं है, बल्कि युकिताके जो सोच रहा है गलत तो वो है, क्योंकि बेशक स्टार्क ताकतवर है और इस बैटल में युकिताके का दोस्त मारा जाएगा। लेकिन इस पे युकिताके हंसते हुए कहता है कि क्योराको को कुछ नहीं होगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर चुटकू लिलीनाथ थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टार्क ही स्ट्रॉन्ग है और इस बैटल में सिर्फ वही जीतेगा। लेकिन इस पे युकिताके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर लिलीनाथ की सनक जाती है और वो युकिताके को उसके साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर देती है। लेकिन युकिताके उसके साथ लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लिलीनाथ तो सिर्फ एक बच्ची है और उसे लड़ाई के मैदान पर नहीं होना चाहिए। उसको बच्ची कहता हुआ सुन लिलीनाथ गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो खुद को बच्ची नहीं मानती। लेकिन युकिताके के लिए तो वो सिर्फ एक बच्ची है और ऊपर से एक लड़की भी, जिसके साथ वो हरगिज मुकाबला नहीं करना चाहता। और अगर इसके बाद भी लिलीनाथ ने जोर जबरदस्ती की तो ना चाहकर भी उसे लिलीनाथ को घर भेज देना होगा, अपने ताकत का इस्तेमाल करके ही सही। ये बात सुनकर चुटकू की और जरा सनक जाती है, क्योंकि अब तो उसे लग रहा है कि युकिताके उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वो गुस्से से तुरंत अपने सींग से अपने जानपट्टों को निकाल लाती है और युकिताके के साथ लड़ने के लिए रेडी होती है। और युकिताके को ये सब अब एक सरदर्द लग रहा है, क्योंकि अब ना चाहकर भी उसे इस बच्ची के साथ लड़ना होगा। और इस तरफ ये दोनों महाआलसी अभी तक लड़ ही रहे थे, जो कि काफी बेकार की लड़ाई है। तभी युकिताके स्टार्क से कहता है कि क्या अभी तक समय नहीं आया जब स्टार्क सीरियस होकर लड़ेगा। लेकिन स्टार्क अब भी सीरियस होकर लड़ना नहीं चाहता। तो ये देखकर युकिताके उससे कहता है कि अगर वो अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल ले लड़ने के लिए, तो क्या स्टार्क सीरियस होगा। युकिताके की इस बात पर स्टार्क भी एग्री करता है और वो सीरियस होकर लड़ने के लिए रेडी होता है। और इस तरफ धमाके के बाद ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को एक ही झटके में हरा दिया। और मोमो के इस लेवल के अटैक को देखकर खुद रांगी को भी हैरान थी कि आखिर मोमो ने ये किया कैसे। तो इस पे मोमो कहती है कि ये अटैक हाडो नंबर 12 फुशीबी था, जिस पर मोमो ने कुछ चेंजेस किए। असलियत में उसने फुशीबी को बाकुरो नंबर 26 के साथ कंबाइन कर दिया, जिसके बाद उसने इसे अपने जानपट्टों के सिकाई के साथ मिक्स करके लॉन्च कर दिया। और इसके बाद ये बड़ा धमाका पॉसिबल हो पाया। लेकिन अभी तक मोमो ने इस अटैक पर मास्टर नहीं किया, जिस पर वो फिलहाल ट्रेनिंग ही कर रही है। मोमो की इस लेवल की काबिलियत को देखकर रांगी को भी काफी इंप्रेस थी, क्योंकि इतने सारे कीडो अपने हिसाब से कंबाइन करके इस्तेमाल करना कोई नॉर्मली बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये तीनों लेडीज फिर से आ जाते हैं, जो कि अब अपने ट्रू फॉर्म में थे। मतलब ये अभी तक मरे ही नहीं थे, जो कि अब बदले की आग में जले हुए हैं। और इन तीनों को जिंदा देखकर रांगी और मोमो काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि उनके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये तीनों आखिर जिंदा कैसे बच गए। असलियत में ये इनके रिलीज फ्रॉम का कारनामा है, जिसकी वजह से उनका पुराना घाव फिर से बढ़ गया। और ये सीन हर एक अलंकार के साथ होता है। और तभी अपाचे गुस्से से सीधे अपने शीरो को इन दोनों के ऊपर लॉन्च कर देती है, जिसे मोमो अपने टोबियो में से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। रांगी को आके एन मौके पर मोमो को बचा लेती है, क्योंकि अब उनका शीरो अटैक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये उनके रिलीज फ्रॉम की वजह से है, जिससे उनकी ताकत अब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ये देखकर रांगी को मोमो से कहती है कि अब उन्हें इस लड़ाई में काफी ध्यान देकर लड़ना होगा, थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उनकी जान जा सकती है। आंख हटी दुर्घटना घटी। ये सुनकर मोमो भी समझ गई थी कि अब ये बैटल किस लेवल पर जाने वाली है। और अब इन तीनों का गुस्सा सातों आसमान पर था, क्योंकि मोमो और रांगी ने उन्हें अपने रिलीज फ्रॉम पर आने पर मजबूर कर दिया, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बैटल 3v2 था। तो इससे गुस्सा होकर ये तीनों एक नए चीज को समन करने का डिसाइड कर लेते हैं, जिससे वो तीनों अपने लेफ्ट हाथ की एनर्जी को एक ही पॉइंट पर मिक्स करने लगते हैं। और इसके अंदर धीरे धीरे बहुत ही तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होने लगती है, जो देखकर रांगी और मोमो घबरा गए थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखते ही देखते वो स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रांगी और मोमो से संभाल ही नहीं पाते। और तभी वो रेड एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके अंदर से एक अजीब क्रिएचर बाहर निकलता है। उसके 2 हाथ होते हैं, एक सांप जैसा पूंछ होता है और एक ह्यूमन जैसा बॉडी भी, और उसकी ताकत मानो एक चट्टान जैसी। और इसके प्रेजेंस को महसूस करके ही रांगी और मोमो की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उनका
उनका सामना एक मॉन्स्टर से होने वाला है। और अब लिलीनाथ गुस्से से युकिटाके के ऊपर अटैक करती जा रही थी, जिससे युकिटाके को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लिलीनाथ के अटैक्स पर इतना दम ही नहीं है। ये देखकर लिलीनाथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और युकिटाके को फिर से मारने के लिए आती है, लेकिन अब युकिटाके भी काफी ज्यादा बोर हो चुका था, जो अपने बाकुरो नंबर 8 से लिलीनाथ को दूर करवा देता है। और अब इससे लिलीनाथ की और ज्यादा सनक जाती है, जो सीधे युकिटाके के ऊपर अपने शीरो को लॉन्च कर देती है, लेकिन युकिटाके बहुत ही इजीली उसके शीरो को अपने हाथ से ही डिफीट कर देता है, मानो जैसे ये शीरो है उसके लिए कोई कागज का टुकड़ा हो जिसे उसने अपने हाथ से साफ कर दिया। और ये देखकर लिलीनाथ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके पावरफुल अटैक को युकिटाके ने इतनी आसानी से डिफीट कर दिया। और तभी युकिटाके लिलीनाथ से कहता है, मैंने हजारों शीरो अटैक देखा है, लेकिन तुम्हारा शीरो उन सबसे कमजोर है, तुम तुमेनोस के बराबर भी नहीं हो। जैसा कि तुमने देखा, मैंने उसे अपने हाथ से ही रोक दिया, तो बच्ची मैं अब रहम नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे घर चले जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अब युकिटाके की इस बात से लिलीनाथ भी सीरियस हो गई थी। और अब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको इन तीनों ने समन किया था रांगेको और मोमो से लड़ने के लिए। और तभी अपाचे क्लियर करती है कि ये मॉन्स्टर उनके लेफ्ट हाथ से समन हुआ है और इसे बुलाने के लिए उन तीनों को अपने रिलीज फॉर्म में होना होगा, और इसका नाम है आयोन, जो कि इन तीनों के पर्सनैलिटी से बना है। और आयोन के स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके ही रांगेको और मोमो की धज्जियां उड़ जाते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से आयोन इन दोनों की तरफ टूट पड़ता है, तो इससे तुरंत रांगेको रुकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साहब आयोन एक ही झटके में रांगेको को नॉक कर देता है, मतलब रांगेको को डिफेंड करने का मौका तक नहीं मिला। और भाई ये सीन मांगा में काफी ज्यादा क्रीपी है क्योंकि इस अटैक से रांगेको के पेट का आधा हिस्सा गायब हो जाता है, मतलब आयोन उसे उखाड़ फेंकता है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि ये अटैक कितना ज्यादा घातक होगा। खैर ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि रांगेको को कुछ सेकंड्स के लिए एहसास तक नहीं होता कि उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक हो चुका है, और इतने पावरफुल अटैक को खा के अब रांगेको बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मोमो के पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसके पलक झपकते ही इतना बड़ा कांड हो गया। और इस तरफ हेलीवेल से लड़ते हुए टोशिरो को भी एहसास हो गया था कि उसका लिफ्टिनेंट रांगेको अब खतरे में है, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो हेलीवेल से लड़ रहा है। और इस तरफ रांगेको तेजी से नीचे गिर रही थी, तो उसे पकड़ने के लिए मोमो सीधे अपने बाकुरो 37 का इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा रबर नेट बन गया था और रांगेको इसकी हेल्प से नीचे गिरने से बच गई। फिलहाल तो वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन उसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उसकी पेट की सारी हड्डी पसलियां टूट गई और उसके काफी ऑर्गेन्स भी डैमेज हो गए, जिसे देखकर मोमो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर उसने रांगेको का जल्दी इलाज नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर आयोन आ जाता है, जिसे देखकर मोमो घबराहट के मारे सुनसा पड़ जाती है, लेकिन आयोन उसे एक ही मुक्के से काफी दूर फेंक देता है और आयोन के इस पावरफुल मुक्के से मोमो के शरीर की आधी हड्डियां टूट गई। वो बस गिरते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो और रांगेको इस मॉन्स्टर के एक ही अटैक में कमजोर पड़ गए, वो दोनों चाहकर भी अब इससे नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या आज यही उनका अंत तय है। वो ये बात सोच ही रहे थे कि तभी यहाँ पर कीरा आ जाता है, जो आते ही अपने बाकुरो 37 से मोमो को गिरने से बचा लेता है। बिल्कुल परफेक्ट एंट्री। अगर ये बंदा यहाँ पर ना आता तो शायद मोमो आज जिंदा नहीं रहती। खैर यहाँ पर कीरा के साथ हिसागी भी आया है, जो आते ही आयन को अपने चेन वाले ब्लेड से जकड़ लेता है, और हिसागी आते ही मोमो को बिल्कुल शांति से थोड़ी देर आराम करने को कहता है क्योंकि अब यहाँ बाकी सिचुएशन वो दोनों संभाल लेंगे। और यहाँ पर अपाचे भी कीरा और हिसागी को देख लेती है, जिसने मोमो को बचा लिया, तो इससे गुस्सा होकर अपाचे आयोन को उन तीनों को एक साथ खत्म कर देने को ऑर्डर देती है, लेकिन अपाचे का ऑर्डर पाके भी आयोन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर अपाचे की सनक जाती है क्योंकि वो आयोन की मालकिन है, तो आयोन को उसके ऑर्डर्स का पालन करना होगा, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर रहा है। तो उसे ऐसे देखकर मिला उससे कहती है कि क्या अपाचे भूल गई, आयोन सुन नहीं सकता। अब हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि आयोन सुन नहीं सकता, शायद उसके कान नहीं होंगे। और सन भी उसे याद दिलाती है कि आयोन कभी सुन ही नहीं सकता, उसने कभी उनके बातों पर रिएक्ट ही नहीं किया और ना ही कभी रिस्पॉन्स दिया है। वो बस इन तीनों को छोड़ के अपने सामने आए सभी को दुश्मन मानता है और उन्हें मारने का मकसद बना लेता है, यानी अब उन तीनों को छोड़ के बाकी यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो आयोन के दुश्मन है, तो वो उन्हें जरूर मारेगा। और अब हिसाकी सीरियस होकर कीरा से कहता है कि वो इस बड़े मॉन्स्टर को संभाल लेगा, तब तक कीरा जाके मोमो और रांगेको को हील करे, और जब वो दोनों ठीक हो जाए तब वो उन दोनों को अपने कीड़ों से छिपा के वापस उसकी मदद करने के लिए आ जाए। हिसाकी की ये बात सुनकर कीरा थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या हिसाकी अपने होशो हवास में ये बोल रहा है, क्योंकि उससे तो नहीं लगता कि हिसाकी इस बड़े मॉन्स्टर को अकेले संभाल पाएगा। तो इस पे हिसाकी कहता है कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, रांगेको को जल्दी से जल्द हीलिंग की मदद चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। वो अकेले इस मॉन्स्टर को तब तक रोकने की कोशिश करेगा जब तक कीरा उसे ठीक करके वापस ना आ जाए, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। ये बात सुनकर कीरा भी समझ जाता है और वो दोनों ही अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। कीरा पलक झपकते ही अपने फ्लैश टाइप टेक्निक से रांगेको को वहाँ से निकाल लाता है, जिसे अपाचे जाते हुए देख लेती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते कीरा तुरंत अपने बाकुरो नंबर 73 से वहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल बैरियर बना देता है, जिसके अंदर वो मोमो और रांगेको थी, और ये बैरियर उसके ऊपर आए बाहर के अटैक्स को रोकेगी जब तक वो उन दोनों को हील ना कर ले। और अंदर कीरा थोड़ी देर मोमो को धते रहने को कहता है क्योंकि वो पहले रांगेको को हील करेगी, उसकी हालत मोमो से खराब है। तो इसमें मोमो भी मान जाती है, लेकिन कीरा को भी ये बात पता था कि मोमो की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, उसकी टूटी हुई हड्डियां उसके फेफड़े में फंस गई है और उसके गले में भी काफी गहरी चोट लगी है, तो उसे ये काम जल्दी करना होगा, नहीं तो मोमो के लिए भी ये खतरा हो सकता है। तो फिर वो अपने हीलिंग के काम को शुरू कर देता है और यहाँ पर हिसागी आयोन से लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन उसे आयोन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन से अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उसे जानने के लिए पहले उससे दूरी बनाकर अटैक्स करेगा। तो फिर हिसागी
तुरंत अपने हाडू नंबर 11 से आयोन के ऊपर एक जबरदस्त शॉक वेव देता है, लेकिन इससे आयोन पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन हिसागी भी कम थोड़ी ना था, वो तुरंत अपने चेन वाले जानपख्तों से अपना पूरा दम लगा के आयोन को खींच लाता है और जमीन पर उसे जोर से उठा के पटक देता है। ये बंदा भी कमजोर नहीं है, इतने बड़े मॉन्स्टर को इतने आसानी से उठा के पटक दिया। खैर यहाँ पर ये तीनों भी हिसागी की ताकत की तारीफ करते हैं, क्योंकि हिसागी ये पहला है जिसने आयोन को ऐसे उठा के पटका है। और अब हिसागी के इस पटके से आयोन नीचे गिरा हुआ था और अब हिसागी को भी ये बात पता चल गई थी कि आयोन की कमजोरी है हाडू आर्ट, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करके ही उसे रोकेगा। तो वो फिर से अपने हाथों से आयोन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा है, लेकिन तभी भाई आयोन अपने गले को 360 डिग्री घुमा देता है भाई, जैसे कि एक उल्लू घुमाता है। और उसे ये करता हुआ देख हिसागी शॉक में पड़ गया था, तो वो तुरंत थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा करना रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर आयोन अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ फोड़ के बिल्कुल हॉरर मूवीज के भूतों की तरह अपने पोजीशन को ठीक कर लेता है, लाइक क्रीपी वाइब। और आयोन ने हिसागी के चेन को बहुत ही आसानी से अपने हाथों से ही तोड़ दिया, जिसे देखकर हिसागी समझ जाता है कि आयोन चाहता तो उसके जानपख्तों को वो बहुत ही पहले तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हिसागी को कमजोर समझता है। और तभी अचानक से आयोन हिसागी के सामने आके उसे पकड़ लेता है, जिसकी तेजी को हिसागी देख तक नहीं पाता, इतना जरा फास्ट है ये मॉन्स्टर। और हिसागी को पकड़ता हुआ देख कीरा भी घबरा जाता है और यहाँ पर आयोन हिसागी को अपनी ताकत लगा के जकड़ने लगता है, जिससे हिसागी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हिसागी को ऐसे दर्द में चिल्लाता हुआ देख कीरा बहुत घबरा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो करे क्या। उसका पार्टनर उसके सामने मर रहा है और ऊपर से रांगीकू और मोमो की हालत भी खराब है, वो आखिर किसकी मदद करे। वो एक ही टाइम में दो लोगों को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर हिसागी आयोन के हाथ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी आयोन हिसागी को खाने के लिए अपने बड़े मुंह को खोल लेता है, इसे देखकर हिसागी तो शौक में पड़ गया था कि आखिर अब वो क्या करे। उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से ईवा आ जाता है जो आयोन को रोकने आया था, लेकिन आयोन उसे भी नोटिस कर लेता है और उसके ऊपर तुरंत अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। और ये शीरो देखत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे शायद ईवा बच पाएगा। और ईवा को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख हिसागी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इस पे आयोन उसे जोर से वाल पर पटक देता है, जिससे हिसागी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन ये मॉन्स्टर इसके बाद भी अपने हाथों से हिसागी की हड्डी को तोड़ने लगता है, जिससे दर्द के मारे हिसागी चिल्ला रहा था। इतना एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर है ये। और हिसागी को ऐसे देखकर ये तीनों भी अपसेट थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि हिसागी थोड़ी देर तो टिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ आयोन फिर से हिसागी की हड्डी को तोड़ने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन यहाँ आयोन फिर से हिसागी की हड्डी को तोड़ के उसे एक बिल्डिंग में फेंक देता है और तुरंत कीरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कीरा काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसने तो अभी तक रांगीकू को भी हिल नहीं किया। लेकिन ये शैतान इसी टाइम यहाँ आ गया। वो अपना पूरा दम लगा के रांगीकू को हिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आयोन यहाँ पर पहुंच गया था, जिसे अपने सामने देखकर कीरा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मौत तो अब पक्की है। और अब आयोन भी उसे मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी पर एक छेद हो जाता है, जिसे देखकर कीरा भी शौक में था कि आखिर ये कैसे हो गया। और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि हेड कैप्टन यामामोतो था, जो कि अब इस बैटल को आगे कंटिन्यू करेगा। और अब अपने कैप्टन को हारता हुआ देख ओमाइडा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ के आने लगता है, लेकिन सुईफोन से दूर करवा के कहती है कि ओमाइडा को अपनी लड़ाई पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपने दुश्मन को पीठी दिखा के भाग जाना चाहिए। लेकिन ओमाइडा ऐसा करना नहीं चाहता, वो लड़ाई में सुईफोन की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसे वेगा की ताकत का अंदाजा हो गया। वो बंदा उसके कैप्टन सुईफोन को भी टक्कर की लड़ाई दे रहा है, तो इसीलिए ओमाइडा सुईफोन से कहता है कि अगर वो दोनों मिलकर वेगा के ऊपर अटैक करे तो वो जरूर जीत जाएंगे। लेकिन सुईफोन उसे चुप रहने को कह के फिर से लड़ने के लिए जाने लगती है, और इस पे वेगा भी उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन सुईफोन इस अटैक से बच गई थी। तो तभी वेगा उससे पूछता है कि क्या सुईफोन आखिरी बार अपने साथी से विदाई नहीं लेगी, क्योंकि इस लड़ाई में तो वो मरने वाली है। लेकिन इसके रिप्लाई में सुईफोन कहती है कि अगर वो इस लड़ाई में मर भी जाए तो इसमें विदाई लेने वाली कोई बात नहीं आएगी, और ऑब्वियसली वो तो मरेगी नहीं। जिसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से। और इस तरफ ओमाइडा इस गम में डूबा हुआ था कि आखिर सुईफोन उसकी बात क्यों नहीं मानता, जबकि वो उसकी कितनी चिंता करता है। सुईफोन बस उसे एक रुकावट की तरह देखती है, जैसे कि वो एक कलंक हो। तभी ओमाइडा इन दोनों की लड़ाई को ठीक से फोकस करने लगता है, जिससे उसे गहरी बात पता चलती है कि वेगा और सुईफोन के वेपन्स लगभग एक जैसे ही है। वो दोनों ही मिलती जुलती फाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो देखकर ओमाइडा थोड़ा हैरान हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इस तरफ वेगा भी सुईफोन से लड़ते हुए यही कहता है कि उन दोनों के वेपन्स लगभग सेम है और उनकी फाइटिंग टेक्निक भी लगभग एक जैसे ही है, लेकिन ताकत के मुकाबले वेगा सुईफोन से स्ट्रॉन्ग है। तो चाहे सुईफोन अपने कितनी भी जोर क्यों ना लगा ले, अपने कितने भी मूव्स को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो उसके सामने नहीं टिक पाएगी। और सच में सुईफोन भी काफी कमजोर पड़ रही थी, जो इस लड़ाई को लड़ नहीं पा रही। और इस तरफ ओमाइडा इन दोनों की लड़ाई को देखकर यही सोच रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, वो सुईफोन की मदद करने के लिए जाए या ना जाए। अगर वो जाएगा तो सुईफोन की इस लड़ाई में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन इस पे सुईफोन उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी करेगी, क्योंकि उसने अभी तक इसकी परमिशन नहीं दी। और अगर वो उसकी मदद करने के लिए ना भी जाए तो हो सकता है सुईफोन इस बैटल में हार जाए। वो इन्हीं सब बातों को सोचकर कंफ्यूज था ही कि तभी यहाँ पर अचानक से निविगे आ जाता है, जो अपने नाक के एक ही जबरदस्त अटैक से ओमाइडा को बहुत दूर फेंक देता है, और उसकी टकराव से एक बड़ी बिल्डिंग भी टूट गई थी। इतना ज्यादा पावरफुल था ये अटैक, और इसका एहसास सुईफोन को भी हो गया था, जिससे उसका फाइट से ध्यान हट गया। और इस मौके का फायदा उठा के वेगा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एन मौके पर सुईफोन ने इसे डॉज कर लिया था। तो तभी वेगा उससे कहता है कि सुईफोन इतनी देर से लंबी लंबी फेंक ही रही थी, उसे अपने साथी की चिंता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उस अटैक से सुईफोन का ध्यान नहीं हटता। और वैसे भी निर्गे के इस जबरदस्त अटैक
अटैक से सोईफोन के साथी का तो बचने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसमें सोईफोन उसे कहती है कि उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओमायरा कमजोर है, ये उसकी गलती है, उसे वही मिलेगा जिसका वो लायक है। और इस तरफ निर्गे तबाह हुए बिल्डिंग के मलबे के ऊपर था, जिसके नीचे ओमायरा दबा हुआ था। और इस अटैक पर निर्गे ने अपना काफी जोर लगा दिया था, जिससे वो थोड़ा कमजोर हो गया और अब उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। लेकिन तभी पत्थर को हटा के ओमायरा बिल्कुल सेफली बाहर निकल आता है, जिसे देखकर निर्गे शॉक में पड़ गया था कि आखिर ये बंदा अब तक जिंदा कैसे है, उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी। तो इस पे ओमायरा उससे कहता है कि निर्गे के इस अटैक से उसे डर तो बहुत हुआ, लेकिन उसकी बॉडी इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो इस अटैक से मारा जाए। उसके शरीर का बनावट ही अलग है, उसका शरीर बचपन से ही और उससे काफी ज्यादा सख्त है, शायद ये उसके करोड़पति होने का निशान है। लेकिन तभी निर्गे अपने नाक से फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार ओमायरा भी पूरा रेडी हो गया था, जो अपने शिकाई को रिलीज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और निर्गे को टपकाने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी उसकी नजर सोईफोन पर जाती है। सोईफोन ऊपर वेगा से मार खा रही थी और वेगा ने अपने 2 टेंटिकल्स से सोईफोन को एक वॉल पर कैप्चर कर लिया, जिससे वो निकल नहीं पा रही। ये देखकर ओमायरा घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे तो सोईफोन मारी जाएगी। और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के निर्गे चुपके से अपनी नाक से उसके टांग को पकड़ लेता है और उससे उठा उठा के पटकने लगता है। ओमायरा इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि निर्गे ने उसे काफी टाइट से पकड़ा है। और अभी निर्गे उससे कहता है कि ओमायरा की सारी कोशिश बेकार है, वो यहाँ से भाग के नहीं निकल पाएगा, तो उसकी मौत तो यही पर होगी। लेकिन उससे पहले शायद वेगा ओमायरा के कैप्टन को टपका दे, तो ये लड़ाई यही पर खत्म हो जाएगी। ये बार ओमायरा के दिमाग पर भी दौड़ रहा था, क्योंकि सच में सोईफोन अब खतरे में है। लेकिन वो करे तो करे क्या, उसे सोईफोन की मदद करनी भी हो तो पहले उसे निर्गे को हराना होगा, नहीं तो ये बंदा उसे पीछे से मार देगा। वो उसके नाक से पीछा छुड़ाए बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये सिचुएशन और गर्म हो जाती है, क्योंकि निर्गे ओमायरा को मारने के लिए सीधे अपने शीरो को रिलीज करने लगता है, जो देखकर ओमायरा की फिर फट गई थी, क्योंकि अब तो उसके बचने का कोई सांच ही नहीं है। और अभी निर्गे उसे तेजी से खींच के अपनी तरफ लाने लगता है, क्योंकि वो उसके शीरो को निर्गे के ऊपर बिल्कुल अपने पास से मारेगा, जिससे ये अटैक काफी ज्यादा जोर से लगेगी और ओमायरा के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस पे ओमायरा भी कुछ नहीं कर पा रहा, जो तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। और इस तरफ वेगा सोईफोन से कहता है कि अब सोईफोन को क्या हुआ, उसकी सारी हेकड़ी कहाँ गई, क्या उसे याद है कुछ ही देर पहले वेगा ही ऐसे लटका हुआ था जैसे सोईफोन लटकी हुई है। उस टाइम तो वो सोईफोन के अटैक से बच गया था, लेकिन अब सोईफोन उसके अटैक से नहीं बच पाएगी। और वो ये बोलकर सोईफोन के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है, जिससे सोईफोन नहीं बच पाती। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने ओमायरा आ जाता है भाई, जिसने उसके इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और ये देखकर सोईफोन भी शॉक में पड़ गई और वेगा भी ये देखकर हैरान था कि आखिर ओमायरा अचानक से उसके रास्ते में कैसे आ गया, और आखिर निर्गे का क्या हुआ जो इसके साथ लड़ रहा था। तो इस पे ओमायरा उसे जोर से पकड़ के कहता है कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ। दरअसल निर्गे जब उसके ऊपर शीरो अटैक करने के लिए उसे खींच रहा था, तभी अटैक लगने से पहले ही ओमायरा ने अपने चेन वाले हथियार को निर्गे के ऊपर मार दिया, जिससे उसने बचने की कोशिश की। और इस मौके का फायदा उठा के ओमायरा उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार के यहाँ आ गया। तो ये हुआ था सीन। और फिर ओमायरा हंसते हुए सोईफोन से कहता है कि अब वो यहाँ पर आ गया, अब वो सोईफोन को बचा लेगा। लेकिन तभी वेगा उसके बॉडी पर अपने शीरो को रेडी करने लगता है, जिससे वो ओमायरा की चीथड़े उड़ा देगा। और ये देखकर ओमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तो उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से सोईफोन अपने एक ही किक से वेगा को काफी दूर उड़ा देती है और एन मौके पर ओमायरा को बचा लेती है। और फिर वो ओमायरा से पूछती है कि आखिर ओमायरा को किसने कहा उसको बचाने के लिए, उसे ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। सोईफोन तो बस इतनी देर से वेगा के अटैक स्टाइल को एनालाइज कर रही थी और उसके स्पेशल प्रेशर को समझने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो इससे अंदाजा लगा पाए कि बाकी एस्परास कैसे लड़ते हैं, और इससे उनकी आगे की लड़ाई की तैयारी भी हो जाएगी। और इस तरफ वेगा को इस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ा था, जिससे उसका सिर थोड़ा घूम रहा है। और यहाँ ओमायरा गुस्से से सोईफोन से कहता है कि आखिर सोईफोन ये सब बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकती है। उसने अपना दिमाग लगा के और अपनी जान पर खेलकर सोईफोन को बचाया, तो इसलिए सोईफोन को उसको बधाई देना चाहिए था। लेकिन उसने रिएक्शन दिया कि तुम्हें किसने बोला था बचाने के लिए, ये कोई सवाल है वाला। ओमायरा की ये सब बात सुनकर सोईफोन उसे अपने पास बुलाता है कुछ कहने के लिए, जिस पे ओमायरा भी आ गया था। लेकिन सोईफोन तो उसे अपने एक पंच से दूर गिरा देती है और उससे सीरियस होकर कहती है कि तुम बेवकूफ हो, मुझे लगता है तुम्हें इस बात की चिंता थी कि अगर मैं मर गई तो तुम भी यहाँ पर नहीं बचोगी, इसलिए तुमने मेरी मदद की। लेकिन इस पे ओमायरा कहता है कि सोईफोन जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। तो इस पे सोईफोन कहती है कि वो इस बात को मान लेती है कि ओमायरा जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन उसने अपने स्क्वाड को कभी ये नहीं सिखाया था कि अगर वो किसी जानलेवा मुसीबत में पड़े तो उसे बचाने के लिए कोई आए। उसने ये बात कभी अपने स्क्वाड को सिखाई ही नहीं थी। अगर कोई स्क्वाड में मर जाता है तो ये एक अच्छा मौका है दुश्मन को पीछे से मारने का और लड़ाई के बीच न आने का। लेकिन अगर उसके और उसके दुश्मन की ताकत के बीच शक्तियों का बहुत बड़ा फर्क हो तो वो अपने स्क्वाड मेंबर को मर जाने दे, और स्टेल्थ फोर्स यही करती है। सोईफोन की ये बात सुनकर ओमायरा भी समझ जाता है कि उसे सोईफोन की लड़ाई को छोड़ के अपने लड़ाई पर फोकस करना चाहिए, जिसके बाद वो निर्गे से लड़ने के लिए चला जाता है और सोईफोन वेगा के पास चली जाती है। और वेगा जो पूरा रिकवर हो चुका था, तो तभी सोईफोन उससे कहती है कि वेगा ने उसके और उसके स्क्वाड का काफी बेइज्जती कर दी और अब वो दिखाएगी कि असली फाइटर किसे कहते हैं। और इस तरफ निर्गे अपने नाक से ओमायरा के ऊपर अटैक करता जाता है, जिससे ओमायरा लगातार बच के भाग रहा था। लेकिन भागते भागते ओमायरा गिर जाता है, जिस मौके का फायदा उठा के निर्गे उसे मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से ओमायरा वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर निर्गे शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि ओमायरा ने इस हालत में भी फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया। वो ये बात सोच ही रहा था कि तभी ओमायरा ऊपर से अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके निर्गे को मारने के लिए आ रहा था।
था और उसे ऐसे देखकर निरगे भी समझ जाता है कि ओमायरा ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया ताकि वो उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने जाए, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा और इससे ओमायरा को एक बड़ा मौका मिल जाएगा जो कि उसे मिल भी चुका है। और अब ओमायरा अपनी पूरी ताकत लगा के अपने एक ही शॉट से निरगे का काम भी तमाम कर रहा है। और यहाँ वेगा भी इस लड़ाई से काफी परेशान हो चुका था, जो अब इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करके अपने ट्रू फॉर्म में आने लगता है। और उसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी जो कि आसपास के माहौल को ही चेंज कर रहा था और कुछ ही सेकंड में वो अपने ट्रू एस पर फॉर्म में आ गया था, जो कि अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाता कि तभी सोईफोन पलक झपकते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे वेगा देखना तो छोड़ो उसे सेंस तक नहीं कर पाता, इतना ज्यादा फास्ट था अटैक। अब सोईफोन ने अपनी शिकायत से वेगा के बॉडी पर 2 बार स्टेप कर दिया था, जिससे उसके बॉडी पर वो कर्स मार्क बन गया, यानी वेगा चाहकर भी नहीं बच पाएगा। और सोईफोन भी उसे आखिरी बार अलविदा कह देती है और इस तरह से वेगा का भी डी एंड हो जाता है। सोईफोन ये बंदी तो काफी कूल निकली यार, मतलब ये इतनी देरी से वेगा के साथ खेल ही रही थी, वो चाहती तो उसे एक ही बार में टपका सकती थी। और इस तरफ ओमायरा भी खुशी के मारे सोईफोन के पास दौड़ रहा है क्योंकि उसने भी अपने ओपोनेंट को टपका दिया, तो इस लड़ाई में उनकी जीत हुई। सोईफोन ओमायरा को इस बात पर जरा खुश होने के लिए मना करती है क्योंकि ये तो सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है, असली खेल तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों को एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिसे सेंस करके ही सोईफोन थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि अब उसे अपने टक्कर का ओपोनेंट मिलने वाला है और उनका नया दुश्मन और कोई नहीं बल्कि बारागोन था, जिसका गुस्सा अब सातवां आसमान पर है। और अब यामा को यहाँ देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि इनके ओपोनेंट्स को एक के बाद एक मदद मिलती जा रही है जो सिर्फ इनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो इन्हें अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। शायद ये तीनों बंदी हेड कैप्टन यामा को कोई नौसिखिया बुद्धा समझ रहे हैं और यहाँ यामा इस बात से अपसेट है कि उसके 13 कोड के मेंबर्स इतने इजी बैटल्स को भी नहीं लड़ पा रहे, जो कि उसके लिए काफी शर्मनाक है। इस लेवल के ओपोनेंट्स से तो इन सभी को बहुत ही पहले ही जीत जाना चाहिए था। इस बात पे कीरा यामा से माफी मांगता है क्योंकि यामा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है और यहाँ और अपने सीने के घाव को ठीक से देखता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने हाथ को मारने लगता है। देख कर तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पागलपन बाहर आने लगती है क्योंकि अब वो अपने घाव वाले सीने पर बहुत ही जोर जोर से अपने हाथों से ही मार रहा था, मानो जैसे वो बौखला सा गया हो। और यामा भी शांति से उसके इस कारनामे को गौर कर रहा था, लेकिन तभी आयोन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसमें उसकी पूरी ताकत दिखाई दे रही थी कि आयोन आखिर किस लेवल का मॉन्स्टर है। लिटरली उसकी ताकत को देखकर ही कीड़ा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इस लेवल की ताकत कभी नहीं देखी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यामा बिल्कुल सिग्मा स्टाइल में एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है, मानो जैसे आयोन की ये ताकत उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और यहाँ आयोन अब पूरी तरीके से बौखला चुका था और उसका घाव भी खुद ब खुद हील हो जाता है, जिसे देखकर यामा समझ गया था कि इसके पास रीजनरेशन एबिलिटी भी है, तो उसे इस मॉन्स्टर को एक ही बार में निपटाना होगा। और अब आयोन अपनी पूरी तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके खुद के साइज को बढ़ाने लगता है, जो देखकर ये तीनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब तो उसकी साइज और ज्यादा बढ़ गई और उसकी ताकत भी। और अब आयोन अपने ट्रू फॉर्म में हेड कैप्टन यामा के सामने खड़ा था, जो कि लिटरली काफी ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा बड़ा था। यामा भी उसे अपने सामने देखकर 1 इंच भी नहीं हिलता क्योंकि उसे इस मॉन्स्टर से कोई खौफ ही नहीं। लेकिन तभी आयोन अपने हाथ से यामा के ऊपर अटैक कर देता है और लिटरली उसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा था कि वो पूरा बिल्डिंग ही तबाह हो गया। पर इस अटैक से यामा बहुत ही आसानी से बच गया, जिसे जिंदा देखकर आयोन की और ज्यादा सनक जाती है। पर अफसोस यामा अब सीरियस मूड में आ चुका था, जो इस लड़ाई को लंबा खींचना नहीं चाहता, तो इसलिए वो अपने जान पख्तो रियो जिनजाका को निकाल लेता है। और भाई वो इससे जरा कुछ करता भी नहीं, बस अपने जान पख्तो को एक बार निकाल के वापस अपने फ्रेम में घुसा देता है। लेकिन उसके इतना सा करते ही लिटरली भाई आयोन 20 में से 2 हिस्सों में कट जाता है, लिटरली 2 हिस्सों में। मतलब इस बात से आप लोग अंदाजा लगा के देखो, बुड्ढे ने कुछ किया भी नहीं यार, बस अपने जान पख्तो को निकाला और वापस रख दिया और बस इतना सा करते ही आयोन का काम तमाम। खैर अब आयोन के 2 टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं और आयोन को ऐसी बेमौत मरता हुआ देख इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इन तीनों का पावरफुल वीपन तो यही था जिसका काम भी तमाम हो चुका है। लेकिन भाई साहब अभी तक आयोन ने हार नहीं मानी थी, जो अपने आधे बॉडी में ही यामा को मारने के लिए आता है। और यामा उसके इस लेवल के जोश को देखकर उसे काफी इंप्रेस था, क्योंकि कोई भी लड़ाई में इस लिमिट तक नहीं पहुंचता जहां तक आयोन पहुंचा है। लेकिन फिर भी उसे आयोन को मारना ही होगा क्योंकि वो उसका दुश्मन है। तो जैसे ही यामा अपने जान पख्तो को निकालता है, वहाँ पर एक बहुत ही तेज आग भड़क जाती है और लिटरली ये आग पलक झपकते ही आयोन को राख बनाकर उड़ा देती है, यानी अब उसका नामो निशान भी नहीं रहा। भाई साहब ये बुढ़ा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक जा सकता है। खैर यामामोतो के लिए एक लाइक तो बनता है और कीरा भी यामा की इस लेवल की ताकत को देखकर वही सोच रहा है जो आप और मैं सोच रहे हैं। और इस तरफ टोशिरो लगातार हेलीबेल के ऊपर अटैक करता जा रहा था, लेकिन हेलीबेल भी इस अटैक से लगातार बच रही थी। और तभी हेलीबेल टोशिरो से कहती है कि अब टोशिरो का फोकस लड़ाई में बढ़ चुका है, क्योंकि टोशिरो को लगता है कि उसके सभी साथी बच गए हेड कैप्टन यामा ने जो मदद की। लेकिन टोशिरो इस बात को इग्नोर कर रहा है और हेलीबेल को उसके साथ लड़ने में फोकस देने को कहता है, जिसके बाद ये दोनों फिर से अपने पूरी दम लगा के लड़ने लगते हैं। और यहाँ यामा कीरा के पास आके उससे कहता है कि अब कीरा अपने बैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले और चाहे कुछ भी हो जाए अपने हीलिंग को ना रोके, क्योंकि वो अब एक बड़ा धमाका करने वाला है। और तभी हम ऊपर देख रहे हैं ये तीनों लेडीज एक साथ यामा के ऊपर टूट पड़े हैं। शायद इन तीनों को अपनी जान प्यारी नहीं है, दिमाग से पैर
बैटल। यामा बिना रहम दिखाए इन तीनों के ऊपर सीधे अपने अग्नि शक्ति देगी मुक्ति को रिलीज कर देते हैं, जिसके आग में ये तीनों बेबस होकर जल रहे थे। अब इन तीनों को एहसास होता है कि इन तीनों ने कितनी बड़ी गलती करी। खैर करके सोचने का क्या फायदा, यामा के इस आग में जल के इन तीनों की भी टिकट कट जाती है। जिसका एहसास हेलीबेल को हो गया था और इससे उसका ब्लेड भी खुद ब खुद चमकने लगता है। हेलीबेल को इस बात से थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसका साथी अब नहीं रहा। वो तीनों उसके लिए बहुत खास थे। खैर अब जो भी हो होनी को कौन टाल सकता है। तोशिरो भी उसके इस करतूत से कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक से हेलीबेल को क्या हो गया, वो इतनी शांत कैसे हो गई। और तभी हेलीबेल अपने जैकेट के चेन को खोल देती है, जो देखकर तोशिरो शॉक में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदी करना क्या चाहती है। और तभी हम उसके सेस्ट पर देखते हैं जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ था, यानी हेलीबेल एस्पारा नंबर 3 है। और ये देखकर तोशिरो भी समझ गया था कि हेलीबेल एस्पारा नंबर 3 है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या एस्पारा नंबर 3 होने के बाद भी हेलीबेल की ताकत की लिमिट इतनी ही है। लेकिन इसके रिप्लाई में हेलीबेल कहती है कि तोशिरो किस ताकत के लिमिट के बारे में बात कर रहा है, उसे तो याद ही नहीं आ रहा कि उसने अपनी असली ताकत अभी तक दिखाई भी है। और ये बोलकर हेलीबेल अपने शर्ट को पूरा खोल देती है, जिससे उसका असली चेहरा बाहर आ गया था। यानी हेलीबेल इस लड़ाई में अब सीरियस हो गई है, जो देखकर तोशिरो भी पूरा सतर्क हो जाता है। लेकिन तभी हेलीबेल तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, जिसे देखकर तोशिरो तुरंत अपने बांकाई को रिलीज करने वाला था। लेकिन लिटरली हेलीबेल उसे ये करने का मौका तक नहीं देती, इतनी ज्यादा फास्ट थी ये बंदी। और इस तरफ स्टार्क दूर से इन दोनों की लड़ाई को गौर कर रहा था, जो देखकर वो क्यूराको से तोशिरो की तारीफ करता है कि 13 कोड के मेंबर्स तो सच में स्ट्रॉन्ग है। स्टार्क के मुंह से ये बात सुनकर क्यूराको को भी खुशी होती है, जिसपे वो स्टार्क से कहता है कि स्टार्क की टीम के मेंबर्स भी कुछ कम नहीं है। और जहाँ तक उसे लगता है वो जो लड़की दूर खड़ी है वो एस्पारा नंबर 3 होगी और वो बुढ़ा बंदा नंबर 1 होगा। और उसे इस बात से खुशी होगी कि स्टार्क एस्पारा नंबर 2 हो। लेकिन इस पे स्टार्क उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता, पर मैं एस्पारा नंबर 1 हूँ। ये देखकर क्यूराको भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसका सामना एस्पारा नंबर 1 से है, तो उसे भी अब सीरियस होना ही होगा, क्योंकि लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है। जिसके बाद ये दोनों बीस्ट एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए रेडी होते हैं। और इस तरफ सोइफोन और ओमायरा के सामने बारागोन बिल्कुल रेज मूड में खड़ा था, और तभी वो अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि लिटरली हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस पे बैक टू बैक हेलीबेल और स्टार्क भी अपनी तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। यानी अब ये तीनों अपनी असली ताकत को दिखाएंगे। और लिटरली इनकी इस एनर्जी से आसपास का माहौल पूरा चेंज होने लगता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थी एनर्जी, जिसे देखकर कैप्टन क्यूराको, कैप्टन तोशिरो और हेड कैप्टन यामा भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि ये बैटल अब तगड़ी होने वाली है। और अब फाइनली सीन होइको मुंडो के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रेंजी लगातार एक्सक्यूज को मारते हुए लॉस नोसिस की तरफ बढ़ रहा था, और सारो भी सेम यही कर रहा था। और ये दोनों मिलकर ही लॉस नोसिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका सामना बड़े बड़े होलो से हो जाता है, जिन्हें देखकर ये दोनों डरते नहीं, बल्कि इन्हें मौत के घाट उतारने के लिए रेडी होते हैं। और इस तरफ रुकिया भी लगातार एक्सक्यूज को मारते हुए लॉस नोसिस की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक्सक्यूज का लीडर रूडोबोन आ जाता है, जिसे देखकर रुकिया उसे भी मारने के लिए रेडी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक्सक्यूज खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उनका लीडर रूडो ही जिंदा है, जिसे भी वो जल्दी मारेगी। लेकिन रूडो अब फुली रेज मूड में था, जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी असली ताकत को दिखाने वाला है। और रूडो को ऐसे देखकर रुकिया भी सीरियस हो गई थी, क्योंकि उसके लिए मामला थोड़ा गंभीर होने वाला है। खैर अब फाइनली सीन इचिगो वीएस उल्कियोरा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर इचिगो अपना पूरा दम लगा के उल्कियोरा के साथ लड़ रहा था। ये दोनों ही सिर्फ इस लड़ाई में अपने ब्लेड का ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें भी इचिगो को उल्कियोरा के साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और उल्कियोरा तो सिर्फ अपने एक हाथ से ही लड़ रहा था। इचिगो अपनी पूरी कोशिश करता है उल्कियोरा को डिफीट करने के लिए, लेकिन उल्कियोरा बहुत ही आसानी से इचिगो की तेजी को नाप लेता है। तभी उल्कियोरा इचिगो से कहता है कि क्या इचिगो अभी लड़ना चाहता है। इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि गारगांटा का रास्ता बंद हो चुका है, जो कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक लौता रास्ता था। और अब तो इचिगो के सभी साथी भी घायल हैं, वो सब जाकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन सभी को यहीं पर मरना होगा, और बहुत ही जल्दी काराकुरा टाउन भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद बारी आएगी सोल सोसाइटी की। आइजेन उसे बहुत ही आसानी से तबाह कर देगा और वो केन को बना लेगा। वो सब अपना पूरा दम लगा के भी आइजेन को नहीं रोक पाएंगे। उल्कियोरा की ये बात सुनकर इचिगो इससे कहता है कि उल्कियोरा तो सिर्फ बकवास कर रहा है, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, और उल्कियोरा उसकी ताकत को कमजोर समझने की भूल ना करे। 13 कोर स्क्वाड के लोग आइजेन को जरूर रोक लेंगे, और अगर ये भी काफी नहीं हुआ तो इचिगो खुद जाके उसे रोक लेगा, लेकिन वो पहले उल्कियोरा को यहीं पर मौत के घाट उतारेगा। ये बात बोलकर इचिगो उल्कियोरा के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे उल्कियोरा दूर चला गया था। लेकिन वो बैक टू बैक अपनी पूरी तेजी से इचिगो की तरफ बढ़ा है उसे मारने के लिए, जिसपे इचिगो भी काउंटर अटैक के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उल्कियोरा तुरंत उसके ऊपर अपने शीरो को लॉन्च कर देता है, लेकिन इसके बाद भी इचिगो नहीं हटता, जो कि अपने जांगेत्सु की पूरी ताकत से उल्कियोरा के शीरो को चीरते हुए उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा है। और यहीं पर ब्लीच का ये सीजन भी खत्म हो जाता है, और लिटरली नेक्स्ट सीजन में ये बैटल तबाही लाने वाली है। तो उसे कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कमेंट में बताना ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं अगले को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।